हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं अजय सर फिर से आपके सामने लेके आऊं क्लास 12 केमिस्ट्री के चैप्टर 7 एल्कोहल, फिनॉल व ईथर से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का बहुत सिंपल तरीके से सॉल्यूशन के साथ एक बहुत अच्छा वीडियो। आज हम पढ़ने वाले इस चैप्टर के बहुत ही यूनिक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं और बार बार एग्जाम में इन्हीं में से ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। 2025 का जो पेपर होने वाला है इसी में से 100% क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। ये वीडियो स्पेशल हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए और एमपी बोर्ड के बच्चों के लिए है। इसके पहले भी मैंने लगातार चैप्टर वाइज बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो देख सकते हो बहुत सिस्टमेटिकली। इंग्लिश मीडियम के बच्चे भी अगर मुझे सुन रहे हैं तो उनके लिए भी लगभग पूरा कंटेंट चैनल पर अवेलेबल है, इसलिए प्लेलिस्ट में जाकर आप सिस्टमेटिकली ऑब्जेक्टिव हो, क्वेश्चन हो या न्यूमेरिकल्स हो, सारे कंटेंट आपको मिल जाएंगे। तो आप बने रहिए मेरे साथ। आज हम समझने वाले क्लास 12 केमिस्ट्री के चैप्टर 7 एल्कोहल, फिनॉल और ईथर से संबंधित बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो यहाँ पर सबसे पहले हम समझते हैं, जैसे चैप्टर 7 है एल्कोहल, फिनॉल, ईथर। अति महत्वपूर्ण प्रश्न 12वीं रसायन एमपी बोर्ड परीक्षा 2025। तो यहाँ पर सबसे पहले हम समझते हैं कि एल्कोहल क्या है। तो एल्कोहल जनरली जब क्रियात्मक समूह OH, इसको हम हाइड्रोक्सी भी बोलते और हाइड्रोक्सिल भी बोलते। तो जब क्रियात्मक समूह ये OH एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन से जुड़ा होगा, किससे जुड़ा होगा? एलिफेटिक। अब एलिफेटिक में क्या आ जाते हैं? एलिफेटिक में आ जाएंगे एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, इनसे जुड़ा होगा। इसकी वैलेंसी संयोजकता 1 होती है और एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन में कार्बन आपस में जुड़े होते हैं और कार्बन के बचे हुए इलेक्ट्रॉनों से हाइड्रोजन जुड़े होते हैं, तो हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। अब एल्केन में सिंगल बॉन्ड होता है, एल्कीन में डबल बॉन्ड होता है। एल्केन में सभी कार्बन खुली श्रृंखलाओं में सिंगल बॉन्ड द्वारा, और एल्कीन में मिनिमम एक डबल बॉन्ड, एक द्विबंध होता है, और एल्काइन में मिनिमम एक ट्रिपल बॉन्ड होता है। एक से ज्यादा डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड हो सकते हैं। तो जब हाइड्रोजन रिप्लेस होगा OH द्वारा तो हम उसको बोलेंगे एल्कोहल। तो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन जैसे एल्केन, एल्कीन और एल्काइन में OH जुड़ा होगा तो उसको एल्कोहल बोलेंगे। खुली श्रृंखला वाले यौगिक कहलाएंगे फिनॉल। इसमें भी क्रियात्मक समूह जब OH जब एरीन या बेंजीन से जुड़ा होता है तो हम उसको फिनॉल बोलते हैं। बेंजीन से एक हाइड्रोजन रिप्लेस करेगा और उसके ऊपर जब OH अटैच हो जाएगा तो वो फिनॉल कहलाने लगेगा। जैसे यहाँ पर एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन में जैसे हमने एल्केन लिया, मेथेन CH4, इसका एक H रिप्लेस होगा और इसमें OH इसमें अटैच होगा तो CH3OH, इसको हम बोलेंगे मेथिल अल्कोहल या मेथेनॉल, इसका IUPAC नाम होगा। तो जनरली हम इसको पढ़ने के पहले इसका बेसिक समझ रहे हैं। ईथर क्या होता है? ईथर जब एक ऑक्सीजन से 2 R अटैच होते हैं। R क्या है यहाँ पर? R यहाँ पर मूलक है। मूलक जैसे हम लगातार पढ़ते आ रहे हैं, बेसिक भी हमने समझा और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हेलो एल्केन और हेलो एरीन वाला चैप्टर भी हमने समझा। मूलक 2 प्रकार के होते हैं, एल्किल मूलक और एरिल मूलक। जब एल्केन से हाइड्रोजन रिप्लेस होता है एक तो एल्किल मूलक बनते हैं, जैसे मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, CH3, C2H5, C3H7, C4H9। और जब बेंजीन से एक हाइड्रोजन रिप्लेस होता है तो एरिल मूलक बनता है, C6H5 और एक इलेक्ट्रॉन फ्री रहेगा। तो यहाँ पर दोनों जो R है ये एक जैसे हो सकते हैं और दोनों R अलग अलग हो सकते हैं। दोनों R यहाँ पर एल्किल मूलक हो सकते हैं, दोनों R यहाँ पर एरिल मूलक हो सकते हैं। तो हमने बेसिक समझा कि एल्कोहल, फिनॉल, ईथर क्या है। अब हम इसके क्वेश्चनों को समझेंगे और बीच में जो भी बेसिक आएगा उसको भी हम समझते जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पर देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, वेक्टर मेयर विधि। वेक्टर मेयर विधि द्वारा प्राथमिक, द्वितीयक व तृतीयक एल्कोहल के पहचान या विभेदीकरण की व्याख्या कीजिए। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल के पहचान या विभेदीकरण की व्याख्या कीजिए। तो जनरली अगर हम बात करें तो जो एल्कोहल को हम ROH से प्रदर्शित करते हैं, उसका जो सामान्य सूत्र होता है, R का सूत्र होता है CnH2n+1 और इससे OH अटैच होगा। ये एल्कोहल का सूत्र है, इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ऑब्जेक्टिव में भी कभी कभार पूछ लेते हैं। तो जो एल्कोहल होते हैं वो जनरली खुली श्रृंखला वाले, यानी अभी हमने बताया कि एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन में जैसे हमने एल्केन की बात करेंगे तो एल्केन से H रिप्लेस होगा और OH अटैच होगा तो वो कहलाएंगे एल्कोहल। अब एल्कोहल की अगर हम बात करें यहाँ पर
तो एल्कोहल 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के एल्कोहल होते हैं? यानी OH समूह की संख्या के आधार पर एल्कोहलों को 3 भागों में बांटा गया, 3 वर्गों में बांटा गया। तो यहाँ पहले हम समझेंगे एल्कोहल के जो वर्गीकरण है। 3 प्रकार के एल्कोहल होते हैं। अगर R से CH2OH जुड़ा है तो हम इसको बोलेंगे प्राथमिक एल्कोहल। अगर R से 2R से CHOH जुड़ा है तो हम इसको द्वितीयक एल्कोहल बोलेंगे। और 3R से यानी ट्रिपल R से COH जुड़ा है तो हम इसको बोलेंगे तृतीयक एल्कोहल। यानी 1 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल और 3 डिग्री एल्कोहल। तो यहाँ पर अगर हम समझे कि ये बने कैसे, तो एक छोटे से उदाहरण से हम समझें कि जैसे मेथेन का सूत्र होता है CH4। मेथेन का सूत्र क्या होता है? CH4। अब मेथेन से यानी कार्बन की संयोजकता 4 है और हाइड्रोजन की संयोजकता 1 होती है। तो हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, कार्बन को 4। तो यहाँ पर शेयरिंग हुई है 1-1 इलेक्ट्रॉन की। अष्टक पूरा कार्बन ने कर लिया और हाइड्रोजन ने अपना स्थायित्व पूरा कर लिया। अब हम जानते हैं जो मूलक है उसकी भी वैलेंसी 1 होती है, यानी मूलक को 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, चाहे एल्किल मूलक हो या एरिल मूलक हो। लेकिन अभी हम एल्कोहल पढ़ रहे हैं तो एल्किल मूलक की बात करेंगे, क्योंकि एल्किल मूलक से जब OH जुड़ता है तो ही हम उसको एल्कोहल बोलेंगे। तो जब मेथेन का 1 हाइड्रोजन OH के द्वारा और 1 हाइड्रोजन R के द्वारा रिप्लेस होता है तो क्या बनेगा? RCH2OH, तब बनेगा ये प्राथमिक एल्कोहल। अब प्राथमिक एल्कोहल से भी 1 और H R द्वारा रिप्लेस हो गया, हटा दिया गया, प्रतिस्थापित कर दिया गया, तो फिर यहाँ पर द्वितीयक एल्कोहल बनेगा। और जब द्वितीयक एल्कोहल से भी 1 और हाइड्रोजन R द्वारा हटा दिया गया तो तृतीयक एल्कोहल बनेगा। तो ऐसे प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल आपको याद रहेंगे। मेथेन के उदाहरण से बहुत जल्दी आपको याद हो जाएंगे। अब हम कह रहे हैं यहाँ पर हम R की जगह, चूंकि R एल्किल मूलक है, तो यहाँ पर R की जगह जैसे सबसे पहला एल्किल मूलक होता है CH3, CH3 होता है C2H5 C3H7। तो अगर हम यहाँ पर CH3 रख दें तो ये एथिल एल्कोहल बन जाएगा C2H5OH। तो हम ये कह सकते हैं कि एथिल एल्कोहल एक प्राथमिक एल्कोहल है। यहाँ पर भी हम R की जगह CH3 रख दें तो वो C3H7 बन जाएगा, यानी प्रोपिल एल्कोहल। और 1 कार्बन से 2 कार्बन अटैच होंगे तो उसको बोलेंगे हम आइसोप्रोपिल एल्कोहल। तो यहाँ पर जैसे हम R की जगह CH3 और CH3 CHOH, तो अगर OH को छोड़ दे तो ये पूरा प्रोपिल हो जाएगा C3H7। और 1 कार्बन से 2 कार्बन जुड़े इसलिए हम इसको बोलेंगे द्वितीयक एल्कोहल, यानी आइसोप्रोपिल एल्कोहल। और यहाँ पर भी हम R की जगह CH3 रख दें तो यहाँ पर ये हो जाएगा ब्यूटेल एल्कोहल। और 1 कार्बन से 3 कार्बन जुड़े होंगे तो हम उसको बोलेंगे तृतीयक ब्यूटेल एल्कोहल। तो प्राथमिक एल्कोहल एथिल एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल जो है आइसोप्रोपिल एल्कोहल और तृतीयक एल्कोहल तृतीयक ब्यूटेल एल्कोहल। क्योंकि अभी हम विक्टर मेयर पढ़ रहे हैं तो ये टर्मिनोलॉजी इसमें शब्दावली ये यूज होगी, तो ये बेसिक है। अब हम इसको समझते हैं, यानी विक्टर मेयर विधि। तो विक्टर मेयर विधि द्वारा प्राथमिक एल्कोहल यानी RCH2OH, द्वितीयक एल्कोहल यानी R2CHOH और तृतीयक एल्कोहल R3COH के पहचान या विभेदीकरण की व्याख्या कीजिए। तो जितने भी एल्कोहल होते हैं सभी एल्कोहल, यानी चूंकि एल्कोहल में क्रियात्मक समूह OH है तो हम सभी जानते हैं ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनमें समान क्रियात्मक समूह होता है उनके गुण भी समान होते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज, भौतिक गुणों में अंतर आता है लेकिन रासायनिक गुण उनके एक जैसे होते हैं। तो एल्कोहल की समानता यह है कि सारे एल्कोहल रंगीन होंगे, शराब के समान गंध होगी और ज्वलनशील होंगे और द्रव है यानी पानी जैसा द्रव है, यानी रंगहीन द्रव है, ज्वलनशील है और शराब के समान गंध होगी। अगर तीनों प्रकार के एल्कोहल प्रयोगशाला में कांच की बोतल में रखे हुए हैं और उस बोतल से लेबलिंग हट जाए, यानी जो उस पर लेबल लगा है कि ये प्राथमिक या द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल है, उसकी लेबलिंग अगर हट जाती है तो हम उसको पहचानेंगे कैसे कि कौन सा एल्कोहल प्राथमिक है, द्वितीयक और तृतीयक है। तो लेबलिंग हट जाएगी तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो उनकी थोड़ी थोड़ी मात्रा बीकर में लेकर या फिर परख नली टेस्ट ट्यूब में लेकर, फिर जो ये टेस्ट यहाँ पर बता रहे हैं ऐसे टेस्ट लगाएंगे तो समझ में आ जाएगा ये प्राथमिक एल्कोहल, उसका जो रिजल्ट निकलेगा उससे कि ये प्राथमिक, ये द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल है। तो प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल को कैसे पहचानेंगे अगर लेबलिंग उनकी हट जाती है? या हमारे सामने तीनों एल्कोहल के सैंपल हमें दे दिए गए और बोला गया कि पहचानो कि कौन सा एल्कोहल है। तो यहाँ पर हम इसका आंसर देखते हैं।
विक्टर मेयर विधि द्वारा प्राथमिक को 1 डिग्री बोलते हैं, द्वितीयक को 2 डिग्री और तृतीयक को 3 डिग्री एल्कोहल की पहचान। तो जैसे मैं यहाँ पर आंसर बता रहा हूँ हेडिंग वाइज, अगर ऐसा लिखते हैं तो एग्जाम में इंप्रेशन अच्छा पड़ता है और अच्छा लगेगा टीचर को भी। तो जब प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक एल्कोहल की क्रिया क्रमशः किससे करवाएंगे, लाल फास्फोरस प्लस I2 मतलब आयोडीन, या HI यानी हाइड्रोजन आयोडाइड, इससे करवाएंगे। तीनों प्रकार की एल्कोहल की क्रिया सेपरेट, अलग अलग, AgNO2 सिल्वर नाइट्राइट और HNO2 नाइट्रस अम्ल। ध्यान रखना बच्चे यहाँ पर अक्सर गलती करते हैं कि AgNO2 की जगह AgNO3 यूज करते हैं, यानी वो सिल्वर नाइट्रेट हो जाता है तो गलत हो जाता है, और HNO2 भूल जाते हैं, उनको HNO3 याद रहता है यानी नाइट्रिक अम्ल। तो यहाँ पर दो बहुत बड़ी गलती करते हैं बच्चे। तो AgNO2 और HNO2 व NaOH के साथ क्रिया करवाते हैं, यानी तीनों प्रकार के अल्कोहल की अलग अलग क्रिया करवाएंगे। ठीक है, जो वहां पर दे रखे हैं रिएजेंट। तो जो प्राथमिक एल्कोहल होगा वो लाल रंग देगा, प्राथमिक एल्कोहल लाल रंग देगा, द्वितीयक एल्कोहल नीला रंग देगा, और तृतीयक एल्कोहल में कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई रंग नहीं देगा। तो ऐसे पहचान लिया जाएगा कि प्राथमिक एल्कोहल कौन सा है, द्वितीयक एल्कोहल कौन सा है और तृतीयक एल्कोहल कौन सा है। तो प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल की क्रियाएं क्रमशः लाल फास्फोरस प्लस आयोडीन या HI हाइड्रोजन आयोडाइड या हाइड्रो आयोडिक अम्ल, सिल्वर नाइट्राइट नाइट्रस अम्ल और NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं। तो प्राथमिक एल्कोहल लाल रंग, द्वितीयक एल्कोहल नीला रंग और तृतीयक एल्कोहल कोई रंग नहीं देता। ये क्रियाएं निम्न है। अब हम इसकी क्रियाएं पढ़ेंगे बारी बारी करके, तो ये आपको समझ में आ जाएगा। तो यहां पर हम एक टेबल बनाते, यहां पर हमने लिख लिया प्राथमिक एल्कोहल, प्राथमिक एल्कोहल, प्राथमिक एल्कोहल, और एक इसका पार्टीशन बना दिया। यहां पर हमने लिखा द्वितीयक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल मतलब सेकेंडरी एल्कोहल, और यहां पर तृतीयक एल्कोहल, 3 डिग्री एल्कोहल, तृतीयक एल्कोहल। तो प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल, तृतीयक एल्कोहल, ऐसे ही आपको एग्जाम में भी इसको बताना है। तो प्राथमिक एल्कोहल में या तो हम डायरेक्ट ले लें RCH2OH, या फिर R की जगह यहां पर हमने रख दिया CH3 और CH2OH, मतलब एथिल एल्कोहल हो गया। द्वितीयक एल्कोहल में 2 R थे, तो 2 R की जगह हमने CH3 रख दिया, CH3 का होल ट्वाइस कर दिया, तो CH3CHOH यानी CH3CH3CHOH। और तृतीयक एल्कोहल में 3 R थे, तो उनकी जगह CH3 3 रख देंगे, तो CH3 का होल थ्राइस और COH, ये ऐसा हो जाएगा। तो प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल, तृतीयक एल्कोहल, इनके हमें नाम वगैरह बताने नहीं है। तो इन तीनों की क्रियाएं पहले किससे करवाएंगे, यहाँ पर इनकी क्रियाएं करवाएंगे पहले लाल फास्फोरस प्लस I2, या फिर हम HI ले सकते हैं। तो यहाँ पर हमने HI ले लिया, हाइड्रो आयोडिक अम्ल, इससे क्रिया करवाएंगे यहाँ पर। तो यहाँ ध्यान दिया, सबसे पहले क्या होगा, यहां से OH और यहां से H बाहर निकल जाएगा, यानी H2O बाहर निकल जाएगा, OH की जगह I अटैच हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा CH3 CH2 और I, ये बन जाएगा। यहां पर भी यहां से OH और यहां से H निकल जाएगा, तो H2O बाहर हो जाएगा, OH की जगह I अटैच हो जाएगा, तो CH3 होल ट्वाइस CHI, ये बन जाएगा। यहां पर भी सिमिलरली H2O बाहर हो जाएगा और OH की जगह I अटैच हो जाएगा, यानी CH3 होल थ्राइस और CI, बाकी तो कोई किसी में कोई परिवर्तन नहीं होगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में हमें इसकी क्रिया किससे करवानी है, इसकी क्रिया सिल्वर नाइट्राइट से करवानी है, सिल्वर नाइट्राइट। तो यहाँ पर कलर चेंज कर लेते हैं, AgNO2 सिल्वर नाइट्राइट, तीनों पर हमें बताना जरूरी है, AgNO2 सिल्वर नाइट्राइट। ध्यान देना, यहाँ पर बच्चे NO2 की जगह NO3 लिख देते तो गलत हो जाता है। तो यहाँ से I निकलेगा और यहाँ से Ag, आयोडीन की भी वैलेंसी एक है, सिल्वर की भी वैलेंसी एक है, इसकी माइनस में इसकी प्लस में, तो यहाँ से क्या बाहर हो गया
AgI सिल्वर आयोडाइड, और यहां से भी क्या बाहर हो गया, सिल्वर आयोडाइड, और यहां से भी बाहर हो गया सिल्वर आयोडाइड। अब जो यहां पर बनने वाला यौगिक है तो AgI निकल गया, NO2I की जगह अटैच हो जाएगा आयोडीन की जगह, तो यहाँ पर यौगिक बनेगा CH3 CH2 और NO2, ये बन जाएगा। यहाँ पर भी CH3 होल ट्वाइस CH और NO2, यहाँ पर भी CH3 होल थ्राइस और CNO2, ये बन जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट जो हमारी तीसरी स्टेप है, इसमें HNO2 यानी सिल्वर नाइट्रस अम्ल, सॉरी HNO2 यानी नाइट्रस अम्ल से इसकी क्रिया करवाएंगे। तो नाइट्रस अम्ल का सूत्र HNO2 है, तो हम उसकी ओपन संरचना लिखेंगे। तो यहां पर हम कैसे लिखेंगे इसको, O डबल बॉन्ड NOH, इसको ऐसा लिखेंगे नाइट्रस अम्ल को। यहां पर इसको पलट कर लिख देंगे, ध्यान रखना आपको, ONOH ये इसकी ओपन स्ट्रक्चर है, इसमें पलट के लिख देंगे, यानी यहां पर HO को ले आएंगे, इधर N और इधर हो जाएगा डबल बॉन्ड O, और यहां पर चाहे तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं इसको HNO2, यहां पर इसको डायरेक्ट लिख देंगे। तो ध्यान दें यहां पर दो हाइड्रोजन यानी कार्बन से दो हाइड्रोजन जुड़े, तो ये दो हाइड्रोजन और यहां से ऑक्सीजन बाहर निकल जाएगा, यानी H2O बाहर हो जाएगा। तो जब यहाँ पर कार्बन से दोनों H बाहर हो जाएंगे तो कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएंगे, और नाइट्रोजन से ऑक्सीजन निकलेगा तो नाइट्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएंगे। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर हम, CH3 C डबल बॉन्ड और यहाँ पर NO2, सॉरी यहाँ पर H2 यानी H2 के साथ वो निकल गया H2, तो यहां से डायरेक्ट NaOH अटैच हो जाएगा, तो NOH ये बनेगा। यहां पर भी यहां से H और यहां से OH निकल जाएगा, तो H2O बाहर हो जाएगा। तो यहाँ पर कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ, नाइट्रोजन का भी एक इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ। यहाँ पर भी बच्चा गलती करता है, कार्बन से नाइट्रोजन को इसके समान डबल बॉन्ड से जोड़ देता है, तो यहाँ पर एक H निकल रहा है और यहाँ पर 2 H निकल रहे हैं, इसको ध्यान देना। तो CH3 यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, होल ट्वाइस और CNO2, और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड O, ये बनेगा। और यहाँ पर लिखेंगे कोई क्रिया नहीं या कोई परिवर्तन नहीं, कोई क्रिया नहीं, ये लिख देंगे हम, कोई क्रिया नहीं। इसका नाम भी बता सकते हैं, इसको बोलते हैं नाइट्रोलिक अम्ल, ध्यान रखना, अगर नाम बता दें तो अच्छी बात है। इसको बोलेंगे हम नाइट्रोलिक अम्ल, और इसको बोलेंगे स्यूडोनाइट्रोल, यानी स्यूडोनाइट्रोल इसका नाम होगा, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव वगैरह में भी पूछे जाते हैं। नेक्स्ट इसकी लास्ट स्टेप होगी, लास्ट स्टेप में इनमें यानी क्या मिलाएंगे, NaOH मिलाएंगे। तो जैसे ही NaOH का विलयन मिलाएंगे तो इनके रंगों में परिवर्तन होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे NaOH और यहाँ पर NaOH और यहाँ पर भी NaOH बताएंगे, NaOH। तो जैसे इसमें NaOH मिलाएंगे तो क्या बोला हमने, ये लाल रंग देगा, तो इससे समझ में आ जाएगा ये प्राथमिक एल्कोहल है। और ये नीला रंग देगा, और इसमें लिखेंगे कोई परिवर्तन नहीं या कोई रंग नहीं, ये भी हम लिख सकते हैं, कोई रंग नहीं, ठीक है। तो यह है विक्टर मेयर विधि, यानी प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल की क्रियाएं क्रमशः लाल फास्फोरस प्लस I2 आयोडीन या HI से कराएंगे, उसके बाद AgNO2 सिल्वर नाइट्राइट से कराएंगे, फिर नाइट्रस अम्ल से कराएंगे, फिर NaOH विलयन मिलाएंगे तो उसके रंगों में परिवर्तन होगा। तो प्राथमिक एल्कोहल लाल रंग देगा, द्वितीयक एल्कोहल नीला और तृतीयक एल्कोहल कोई रंग नहीं। हमें इसके नाम वगैरह हमें नहीं बताने, क्योंकि ऑलरेडी ये 4 नंबर के हिसाब से थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, इसलिए हमें इसके नाम वगैरह नहीं बताने। जैसे ये एथिल एल्कोहल नहीं बताना, जैसे एथिल आयोडाइड हो गया, नाइट्रो एथेन हो गया, ये सब हमें नाम नहीं बताने। हाँ, नाइट्रोलिक अम्ल और स्यूडोनाइट्रोल ये बता सकते। तो ऐसे हमने विक्टर मेयर विधि को यहाँ पर समझा। नेक्स्ट हम देखते हैं लूकास परीक्षण द्वारा प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल की पहचान। तो विक्टर मेयर जैसे एक वैज्ञानिक का नाम है, साइंटिस्ट नेम, वैसे लूकास भी एक वैज्ञानिक का
नाम है। तो हम क्या पढ़ रहे हैं, प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल की पहचान की विधियां समझ रहे हैं। पहले विक्टर मेयर, दूसरा लूकास परीक्षण विधि द्वारा प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल की पहचान। ध्यान रखना, प्राथमिक एल्कोहल RCH2OH, द्वितीयक एल्कोहल R2CHOH और तृतीयक एल्कोहल R3COH के पहचान की यहां पर व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो यहां पर हम इसको समझते हैं। पहले लूकास परीक्षण द्वारा प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल की पहचान, ये हमने हेडिंग डाल दी, क्योंकि थोड़े से आंसर इंप्रेसिव होते, टीचर प्रभावित होता है। तो क्या बोलेंगे, यह प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल के पहचान की सबसे सरल, यानी सबसे सरल, सबसे अच्छी विधि और सबसे उत्तम विधि है। कोई भी वर्ड यहाँ पर हम यूज कर सकते हैं, क्योंकि जल्दी इसमें प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल की पहचान हो जाएगी। अब यहाँ पर समझते हैं निर्जल। निर्जल मतलब बगैर पानी वाला, ZnCl2 मतलब जिंक क्लोराइड, निर्जल ZnCl2 और सांद्र HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसको यहाँ ध्यान देना आप, ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछते हैं, के मिश्रण को लूकास अभिकर्मक कहते हैं। तो लूकास ने इस अभिकर्मक को बनाया होगा प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल की पहचान के लिए। तो ऑब्जेक्टिव में भी पूछते हैं कि लूकास अभिकर्मक क्या है, तो निर्जल ZnCl2, हम नाम भी लिख सकते हैं निर्जल जिंक क्लोराइड और सांद्र HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के मिश्रण को लूकास अभिकर्मक कहते हैं। फिर तृतीयक एल्कोहल, जब लूकास अभिकर्मक को अब मिलाएंगे अलग अलग, प्राथमिक में मिलाएंगे द्वितीयक और तृतीयक में, तो क्या होगा, सबसे पहले तृतीयक एल्कोहल लूकास अभिकर्मक के साथ, यानी जैसे मिलाएंगे लूकास अभिकर्मक के साथ तुरंत एल्किल हैलाइड या एल्किल क्लोराइड भी लिख सकते थे हम यहाँ पर, एल्किल हैलाइड मतलब RX का सफेद अवक्षेप, श्वेत अवक्षेप भी हम यहाँ पर लिख सकते थे। सफेद की जगह हम श्वेत वर्ड भी यूज कर सकते थे, और एल्किल हैलाइड की जगह, हैलाइड की जगह क्लोराइड वर्ड भी यूज कर सकते थे। क्यों करेंगे यूज, उसके बारे में बताऊंगा। तो जो तृतीयक एल्कोहल है वो तुरंत लूकास अभिकर्मक के साथ एल्किल हैलाइड का श्वेत अवक्षेप देगा, और जो द्वितीयक एल्कोहल है वो 5 मिनट बाद एल्किल हैलाइड का श्वेत अवक्षेप देगा। और जो प्राथमिक एल्कोहल है वो कमरे के ताप पर कोई क्रिया नहीं करेगा। तो यहां पर हम देखते हैं, जबकि प्राथमिक एल्कोहल कमरे के ताप पर कोई क्रिया नहीं करता है, केवल गर्म करने पर वाष्पशील एल्किल हैलाइड बनाता है। ये अभिक्रियाएं निम्न है। तो इन क्रियाओं को हम यहां पर समझेंगे, यानी ये अभिक्रियाएं निम्न है। इधर देखो, तो तृतीयक एल्कोहल से इसको स्टार्ट करेंगे। तो R लिख सकते, नहीं तो R की जगह हमें मूलक हमने रख दिया। तो तृतीयक एल्कोहल से स्टार्टिंग करिए, यानी CH3 और CH3 और COH, ये क्या हो गया, तृतीयक एल्कोहल हो गया। द्वितीयक एल्कोहल CH3 CHOH, द्वितीयक एल्कोहल। और प्राथमिक एल्कोहल में हमने ले लिया CH3 CH2 और OH। चाहे तो हम इसके नीचे यहाँ पर नाम भी लिख सकते हैं कि ये जो है ये प्राथमिक एल्कोहल है, प्राथमिक एल्कोहल, ये द्वितीयक एल्कोहल यानी सेकेंडरी एल्कोहल, और ये यहाँ पर टर्शरी यानी तृतीयक एल्कोहल है। ठीक है, अब इसकी क्रिया किससे करवानी है, जब तीनों एल्कोहलों में अलग अलग लूकास अभिकर्मक मिलाया गया। तो यहाँ पर लूकास अभिकर्मक जो है यहाँ पर निर्जल, तीनों में आपको बताना है निर्जल ZnCl2, निर्जल ZnCl2 प्लस सांद्र HCl, यहाँ पर भी बताएंगे हम निर्जल, तीनों के ऊपर लिखना कंपलसरी है। अगर नंबर किसी बच्चे के अच्छे आते हैं तो फिर वहां पर ऐसा अगर नहीं लिखता है तो उसकी मार्किंग कटती है, यानी जो पढ़ने वाला बच्चा है। कमजोर बच्चा अगर लिख रहा है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, 4 नंबर का है तो टीचर 4 नंबर दे देगा। लेकिन अगर यही गलती एक इंटेलिजेंट बच्चा करता है जिसके किसी भी सब्जेक्ट में 90% के ऊपर मार्क्स आते हैं, तो फिर ऐसी गलती में टीचर उसका सीधे 1 नंबर काट लेता है। तो यहाँ पर लिखेंगे, ये हमने इसको यहाँ पर लिख दिया। अब हम इसको यहाँ पर समझते हैं, देखते हैं।
तो जैसे ही मिलाएंगे इसको लूकास अभिकर्मक इसमें, तो क्या लिखेंगे तुरंत, इसके नीचे क्या लिखेंगे तुरंत, यानी तुरंत क्या होगा, यहां से निकल जाएगा OH और यहां से निकलेगा H, यानी H2O बाहर हो जाएगा, HCl क्रिया करेगा तो H2O यहां पर बाहर हो जाएगा और OH की जगह Cl अटैच हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा यहाँ पर CH3 और CCl। अभी एक्चुअली देखा जाए तो पूरा ये R है, R मतलब एल्किल और Cl मतलब क्लोराइड, क्लोराइड मतलब हैलाइड, यानी RX बना, तो क्या बोलेंगे यहाँ पर एल्किल हैलाइड का श्वेत अवक्षेप बना। अवक्षेप मतलब क्रिया के दौरान जब हैवी पदार्थ यानी भारी पदार्थ नीचे बैठ जाते हैं तो उसको अवक्षेप, प्रेसिपिटेट, पीपीटी भी बोलते हैं। अगर द्वितीयक एल्कोहल में मिलाएगा लूकास अभिकर्मक तो यहाँ पर ये 5 मिनट बाद क्रिया करेगा, क्या लिखेंगे 5 मिनट बाद, 5 मिनट बाद। यहाँ पर भी यही होगा, OH निकलेगा और यहां से H निकलेगा, यानी क्या बाहर हो जाएगा, यहाँ पर भी H2O बाहर हो जाएगा और Cl OH की जगह अटैच हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा CH3 और CHCl, ये भी पीपीटी यानी नीचे बैठ जाएगा, तो क्या लिखेंगे इसको श्वेत अवक्षेप, पीपीटी भी लिख सकते हैं शॉर्ट में, बट हिंदी मीडियम के बच्चे हैं इसलिए हिंदी में ही हमें यहाँ पर बताना है। यहां पर भी इसमें मिलाएंगे तो क्या लिखेंगे, कोई क्रिया नहीं, लिखेंगे कोई क्रिया नहीं, कोई क्रिया नहीं, और क्या लिख देंगे नीचे, कमरे के ताप पर, कमरे के ताप पर, कमरे के ताप पर इसने क्रिया नहीं करी, लेकिन जब उसके बाद उस मिश्रण को गर्म करेंगे तो क्या लिखेंगे, गर्म करने पर, गर्म करने पर, जब उसको गर्म करेंगे तो फिर जैसे ये दोनों क्रियाएं हुई इसकी भी क्रिया होगी, यहां से OH और यहां से H निकलेगा। लूकास अभिकर्मक में HCl ही क्रिया करेगा, ध्यान रखना, निर्जल ZnCl2 क्रिया नहीं करेगा। ये केवल क्या करेगा, एक्चुअली वो निर्जल ZnCl2 H2O को अवशोषित करने वाला वही है। हर वो पदार्थ जिसमें निर्जल लिखा है और उसको उसमें मिला रहे हैं अभिक्रिया को, तो 90% उसमें जल जो उत्पन्न होगा क्रिया के दौरान उसको वो अवशोषित कर लेगा। तो यहां पर भी सेम दोनों जैसी क्रियाएं होंगी, OH और H यहां से निकल जाएगा, तो क्या बन जाएगा यहाँ पर H2O यहां पर बन जाएगा। बाकी फिर उससे OH की जगह CH3 CH2 और OH की जगह Cl अटैच हो जाएगा। लेकिन ये यहाँ पर ये सब तीनों RX बने यानी एल्किल हैलाइड बने, लेकिन ये कैसा होगा, यहाँ पर ये होगा वाष्पशील। तो हमने पढ़ा लूकास परीक्षण द्वारा प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल की पहचान। तो एक बार समझ लो आप, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल के पहचान की सबसे अच्छी विधि है ये लूकास परीक्षण। निर्जल ZnCl2 और सांद्र HCl, इसको याद रखना, ऑब्जेक्टिव में ही पूछते हैं, के मिश्रण को लूकास अभिकर्मक कहते हैं। तृतीयक एल्कोहल लूकास अभिकर्मक के साथ तुरंत एल्किल हैलाइड का अवक्षेप देता है, तुरंत, तृतीयक से स्टार्ट होगा, ध्यान रखना। द्वितीयक एल्कोहल 5 मिनट बाद एल्किल हैलाइड का अवक्षेप देता है, और प्राथमिक एल्कोहल कमरे के ताप पर कोई क्रिया नहीं करता है, गर्म करने पर वाष्पशील हैलाइड या वाष्पशील क्लोराइड बनाता है। एल्किल हैलाइड की जगह क्लोराइड क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें जो हैलोजन है वो Cl है, इसलिए एल्किल हैलाइड और एल्किल क्लोराइड लिख सकते हैं। तो ऐसे ये लूकास परीक्षण है, जितना आपको बताया गया जैसे वैसा ही लिखना है। एक्चुअली जो यहाँ पर जैसे मैं बताता हूं वो एक सटीक यानी एकदम उसकी बाउंड्री फिक्स है कि इतना ही कंटेंट आपको लिखना है, क्योंकि कई वर्षों तक यानी कई सालों तक मैंने कॉपी भी चेक करी है बोर्ड की, चाहे MP बोर्ड हो या CBSE हो, तो मुझे पता है कि बच्चे को कितना लिखना है, क्योंकि टीचर को इरिटेट नहीं होना चाहिए। बहुत ज्यादा आपने भर के लिख दिया पर्यावरण प्रदूषण से संबंधित जैसा, तो फिर उसका दिमाग खराब हो जाता है, वो देखता भी नहीं, काट देगा। वर्ड टू वर्ड अगर आपने लिखा, 2 नंबर लायक लिखा, 2 नंबर मिलेंगे। 2 नंबर का क्वेश्चन और आपने 40 लाइनें लिख दी तो उसको समझ में आ जाता है कि सब फैकेलॉजी है, आराम से कुछ भी लिख रहा है। नेक्स्ट तीसरा हम समझते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल में अंतर निम्न बिंदुओं के आधार पर बताइए। यानी ये भी एक प्रकार से प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल के पहचान की विधि है, ऑक्सीकरण विधि और विहाइड्रोजनीकरण विधि। जनरली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑक्सीकरण का अर्थ होता है ऑक्सीजन परमाणु से क्रिया। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कार्बनिक रसायन की बात कर रहे हैं,
जब भी वर्ड आता है ऑक्सीकरण तो जनरली ऑक्सीजन परमाणु से क्रिया, O2 से क्रिया भी ऑक्सीकरण कहलाता है। हाइड्रोजनीकरण, अब जैसे हम बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में या कहीं पर भी कोई वर्ड किसी के आगे वी वर्ड लग जाए तो वी के बाद जो लिखा है इसका मतलब कि वो निकल रहा है, तो वी हाइड्रोजनीकरण यानी हाइड्रोजन यहां से निकलेगा, तो इसलिए हम उसको बोलते हैं बी हाइड्रोजनीकरण। इंग्लिश में बोलेंगे डीहाइड्रोजनेशन, जैसे जब शरीर से जल निकलता है तो हम उसको बोलते हैं डिहाइड्रेशन, और हिंदी में बोलेंगे वी हाइड्रोजनीकरण या वी निर्जलीकरण, उसमें वर्ड हम यूज करेंगे। तो वी का अर्थ होता है कि किसी चीज का निकलना, उसके बाद जो वर्ड लिखा है यानी वो निकल रहा है। तो ये दोनों विधियां भी प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल की पहचान की विधियां हैं। अब हम इसको समझते हैं वन बाय वन। तो इसका आंसर देखते हैं, पहले ए नंबर पर जो था, ऑक्सीकरण विधि द्वारा प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल की पहचान। कैसे ऑक्सीकरण विधि द्वारा हम इनकी पहचान करेंगे? तो प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल ऑक्सीकरण पर जब इनकी ऑक्सीजन परमाणु से क्रिया होगी तो ये भिन्न भिन्न उत्पाद देंगे, उसके आधार पर हमें समझ में आ जाएगा। अब ये ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन परमाणु आएगा कहां से? तो ऑक्सीकरण अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट, अम्लीय मतलब जब पोटेशियम डाइक्रोमेट में अम्ल मिला होगा तो उसको बोलेंगे हम अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट। अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट का फॉर्मूला K2Cr2O7 और अम्ल में सल्फ्यूरिक अम्ल लेंगे H2SO4, इन दोनों को मिलाएंगे तो इनसे ऑक्सीजन परमाणु उत्पन्न होंगे जो प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक एल्कोहल से क्रिया करके भिन्न भिन्न उत्पाद बनाएंगे, या उनसे प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल ऑक्सीजन से क्रिया करके भिन्न भिन्न उत्पाद बनाएंगे की उपस्थिति में कराते हैं। ये अभी क्रियाएं निम्न है। तो क्लियर है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल ऑक्सीकरण पर भिन्न भिन्न उत्पाद देते हैं। अब ये ऑक्सीकरण अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 प्लस H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में कराएंगे। अब इसमें होने वाली क्रियाओं को हम यहाँ पर देखते हैं, किस प्रकार की क्रियाएं यहाँ पर होंगी। तो प्राथमिक एल्कोहल से स्टार्ट करते हैं, जैसे CH3 CH2OH। याद रखना है वेक्टर मेयर में तृतीयक एल्कोहल से स्टार्ट होगा, बाकी एल्कोहल के पहचान की जितनी भी विधियां हैं प्राथमिक एल्कोहल से हमें स्टार्ट करना है। तो यहाँ पर द्वितीयक एल्कोहल लिख लिया CH3CHOH, ये एथिल एल्कोहल, इसको आइसोप्रोपिल एल्कोहल बोलते, बट हमें यहाँ पर ये बताना है कि ये प्राथमिक एल्कोहल, क्योंकि हम तो एल्कोहल के पहचान की विधियां पढ़ रहे हैं, तीन प्रकार के एल्कोहल, प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल और तृतीयक एल्कोहल। ये लिखना हमें इसमें कंपलसरी है कि कौन सा एल्कोहल कौन सा है। तो यहाँ पर हमने लिखा द्वितीयक एल्कोहल, ये कौन सा है यहाँ पर? द्वितीयक एल्कोहल, और ये यहाँ पर है तृतीयक एल्कोहल, इसको बोलते हैं तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल, तृतीयक एल्कोहल। अब ऑक्सीकरण पर ये भिन्न भिन्न उत्पाद देंगे। तो ऑक्सीकरण कहां से ऑक्सीजन प्राप्त होगा? तो यहां पर हम लिख देते हैं ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन से क्रिया। तो यहां पर हम बता भी देते हैं K2Cr2O7 प्लस H2SO4, इन दोनों को जब मिलाएंगे तो इन दोनों को मिलाने पर ये ऑक्सीजन परमाणु उत्पन्न होंगे, तभी तो K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट को हम ऑक्सीकारक बोलते हैं। ऐसे पदार्थ जिनमें अम्ल, क्षार या उदासीन यौगिक मिलाने पर ऑक्सीजन परमाणु उत्पन्न होंगे उसको हम ऑक्सीकारक बोलेंगे, और एक प्रबल ऑक्सीकारक भी है। तो यहाँ ध्यान दें, यहां से निकलेगा H2 और यहां से निकलेगा O, तो क्या बाहर हो जाएगा? H2O बाहर हो जाएगा। अब क्या बनेगा? इधर देखो CH3 और यहाँ C बचा और यहाँ पर OH बचा, तो यहाँ पर जो यौगिक बनेगा CH3CHO एल्डिहाइड बनेगा। फिर इसका आगे ऑक्सीकरण होगा, फिर इसका ऑक्सीकरण होगा आगे। अब ये ऑक्सीजन इस कार्बन से अटैच हो जाएगा और क्या बन जाएगा? CH3COOH, यानी प्राथमिक एल्कोहल ने ऑक्सीकरण पर पहले एल्डिहाइड दिया, यहाँ पर लिख देते हैं। वैसे इसका नाम एसिड एल्डिहाइड है, लेकिन हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? एल्डिहाइड, और इसका नाम कार्बोक्सिलिक अम्ल है, यानी हम अम्ल लिखेंगे, वैसे एक्चुअल नाम उसका एसिटिक अम्ल है। अब द्वितीयक एल्कोहल भी ऑक्सीकरण पर, तो यहाँ पर हम देखते हैं इसका भी ऑक्सीकरण होगा, इसी की उपस्थिति में होगा, इसको लिखना कंपलसरी है। तो यहाँ से एक H और यहाँ से एक H और O बाहर निकलेगा, तो क्या निकल जाएगा? H2O बाहर हो जाएगा।
अब H2O बाहर हुआ तो कार्बन से H निकला तो कार्बन का इलेक्ट्रॉन फ्री, ऑक्सीजन से H निकला तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया। दोनों के इलेक्ट्रॉन फ्री हो गए तो आपस में क्या करेंगे, दोनों डबल बॉन्ड बना लेंगे। तो इसका नाम होता है, जो इसमें क्रियात्मक समूह कीटोन है तो इसने क्या बनाया, कीटोन। एक्चुअल नाम इसका एसीटोन होता है, डाई मेथिल कीटोन भी बोलते हैं। फिर इसका ऑक्सीकरण होगा। अब इसका ऑक्सीकरण होगा तो 4 ऑक्सीजन परमाणु यूज होंगे। तो अगले बार ऑक्सीकरण पर क्या बनाएगा, ये एसिटिक अम्ल बनाएगा, H2O बनाएगा प्लस CO2 गैस बनाएगा। यानी इसने भी क्या बनाया, ऑक्सीकरण पर अम्ल बनाया। आगे समझते, इसका भी ऑक्सीकरण होगा, यानी ये भी ऑक्सीजन परमाणु से क्रिया करेगा। उपस्थिति यहाँ पर भी लिखना हमें अनिवार्य है, K2Cr2O7 प्लस H2SO4। अब यहाँ से CH3 और यहाँ से OH निकल जाएगा, यानी क्या निकल जाएगा, CH3OH मेथिल एल्कोहल निकल जाएगा। अब कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया जब OH निकला, और CH3 निकला तो इसका भी एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया। इन दोनों पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, तो क्या बन जाएगा यहाँ पर CH3 और C डबल बॉन्ड O। इसने भी क्या दिया यहाँ पर, कीटोन दिया, यानी ऑक्सीकरण पर। फिर इसका ऑक्सीकरण होगा तो ऑक्सीकरण यहाँ पर 4 ऑक्सीजन परमाणु यूज करेंगे तो इसके जैसे ही यहाँ पर उत्पाद बनेंगे, CH3 COOH प्लस H2O और प्लस CO2, क्रिया को बैलेंस करने के लिए। तो यहाँ पर क्या बना, यहाँ पर बना अम्ल। अब हम इसको थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर लें, यहाँ पर इसको हम थोड़ा सा समझ लें। प्राथमिक एल्कोहल ने ऑक्सीकरण पर पहले एल्डिहाइड और फिर अम्ल दिया। द्वितीयक एल्कोहल ने ऑक्सीकरण पर पहले कीटोन और फिर अम्ल दिया। तृतीयक एल्कोहल ने ऑक्सीकरण पर, इसमें ये मेथिल एल्कोहल बाहर निकला, कीटोन भी बना और अम्ल बना। तो इनके टेस्ट यानी इनके परीक्षण के आधार पर जो जो यौगिक इनने बनाए, उनके विलयन में उन यौगिकों का परीक्षण करने के बाद समझ में आ जाता है कि प्राथमिक एल्कोहल कौन सा है, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल कौन सा है। अब इसमें प्राथमिक एल्कोहल में कार्बन कितने थे, यहाँ पर 2 कार्बन थे। कितने कार्बन थे, 2। इसका जो मिड में बना इसमें भी कार्बन कितने हैं, 2। और जो अम्ल बना इसमें भी कार्बन कितने हैं, 2 कार्बन, यानी इसके कार्बन में परिवर्तन नहीं हुआ। इसमें टोटल कितने कार्बन है, 3 कार्बन है। इसमें जो बना कीटोन, इसमें कार्बन कितने, 3 कार्बन। लेकिन जो अम्ल बना इसमें 1 कार्बन कम हो गया। यहाँ पर इसमें कार्बन की संख्या 4 है। जब इसका ऑक्सीकरण हुआ, जो कीटोन बना, इसमें कार्बन की संख्या 3 हुई, यानी 1 कार्बन का लॉस हुआ। और इसमें कितने कार्बन बचे, 2 कार्बन बचे। तो इस आधार पर पहचान लिया जाएगा कि प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल कौन सा है। ऑक्सीकरण में बहुत सिंपल है, यानी प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल ऑक्सीकरण पर भिन्न भिन्न उत्पाद देते हैं। यह ऑक्सीकरण अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 प्लस H2SO4 की उपस्थिति में होता है। क्रियाएं लिखकर ये नाम हमें लिखना इसमें कंपलसरी है, क्योंकि हम बता रहे हैं कि क्या क्या इसमें बन रहे हैं। बहुत सिंपल तरीके से हमने इसको यहाँ पर बताया है। नेक्स्ट यहाँ पर समझते हैं विहाइड्रोहेलोजनीकरण विधि, यानी ये भी प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल के पहचान की एक विधि है। विहाइड्रोजनीकरण विधि द्वारा प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक एल्कोहल की पहचान। कैसे इसकी पहचान करेंगे, समझते हैं। जब एल्कोहल की वाष्पों को, एल्कोहल मतलब तीनों एल्कोहल की वाष्पों को अलग अलग 300 डिग्री सेल्सियस पर गर्म कॉपर, कॉपर मतलब तांबा और संकेत होता है उसका Cu, के ऊपर प्रवाहित करते, यानी गर्म तांबे के ऊपर उसकी वाष्पों को प्रवाहित करेंगे, भेजेंगे, तो प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल भिन्न भिन्न उत्पाद देते हैं। ये क्रियाएं निम्न है। तो अब हम इसकी क्रियाएं देखते हो। विहाइड्रोजनीकरण का अर्थ होता है H2 का निकलना, ध्यान रखना, H2 का निकलना। तो यहां पर भी हमने ले लिया प्राथमिक एल्कोहल, यानी CH3CH2OH प्राथमिक एल्कोहल, CH3CH2OH द्वितीयक एल्कोहल, और CH3CH3 तृतीयक एल्कोहल। इसको बोलते हैं एथिल एल्कोहल, आइसोप्रोपिल एल्कोहल और तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल। क्या करना है, इसकी वाष्पों को यानी तांबे पर, यानी गर्म कॉपर पर 300 डिग्री सेल्सियस पर प्रवाहित करना है, यानी रेड हॉट, जब वो एकदम लाल एकदम हो जाए। तो Cu सब पर लिखना कंपलसरी है।
300 डिग्री सेल्सियस Cu और 300 डिग्री सेल्सियस। बाकी हाइड्रोजनीकरण का अर्थ क्या है, H2 का निकलना। तो जब इसको प्रवाहित करेंगे, ध्यान रखना ये प्राथमिक एल्कोहल, ये द्वितीयक एल्कोहल और ये तृतीयक एल्कोहल, तो यहां से H2 निकल जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजनीकरण का अर्थ होता है H2 का निकलना। तो H2 निकल जाएगा तो क्या बनेगा, CH3CHO एल्डिहाइड बनेगा। जैसे ऑक्सीकरण विधि द्वारा ही इसको हमें समझना है, जैसे जैसे ऑक्सीकरण के यानी पहले उत्पाद जो थे, जो उसमें बने थे, यानी इसमें भी वैसे ही बनेंगे, लेकिन उसमें हमने उसका ऑक्सीकरण करवा रहे थे, यहाँ पर हमें इसकी वाष्पों को प्रवाहित करना है। यहाँ से H2 बाहर निकल जाएगा, तो इसमें भी क्या बन जाएगा, कीटोन CH3 C डबल बॉन्ड कीटोन बनेगा। इसमें इसकी वाष्पों को प्रवाहित करेंगे तो ये अपवाद है, ध्यान रखना, CH3 में से एक H बाहर निकलेगा, ये OH निकलेगा, इसमें H2O बाहर हो जाएगा, H2 और H2O। तो कार्बन से OH निकला तो कार्बन का इलेक्ट्रॉन फ्री, और इस कार्बन से H निकला तो 3 H में से 2 H बचे और 1 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का फ्री हो गया यहाँ पर। तो क्या बनेगा, CH3 ये बनेगा, और यहाँ पर C और डबल बॉन्ड CH2 ये बन जाएगा। तो यहाँ पर एल्कीन बना। तो इसने क्या बनाया, इसने बनाया है एल्डिहाइड, और इसने क्या बनाया यहाँ पर कीटोन, और इसने यहाँ पर बनाया है एल्कीन। ठीक है, एल्कीन, इसको क्या बोलेंगे, आइसोब्यूटीन। इसका अगर करेक्ट नाम देखें तो इसका नाम होगा आइसोब्यूटीन। तो यहां से H निकला और यहां से OH निकला, तो कार्बन इस CH2 के साथ डबल बॉन्ड द्वारा अटैच हो जाएगा। तो ये थी हाइड्रोजनीकरण विधि, यानी प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल की वाष्पों को रक्त तप्त कॉपर या तांबा पर 300 डिग्री सेल्सियस पर प्रवाहित करते हैं। तो प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल भिन्न भिन्न उत्पाद देते हैं। प्राथमिक एल्कोहल एल्डिहाइड देगा, द्वितीयक एल्कोहल कीटोन देगा और तृतीयक एल्कोहल एल्कीन देगा। इसमें भी हम कार्बन की संख्या बता सकते हैं, इसमें 2 कार्बन है, और इसमें भी कितने कार्बन है, 2 कार्बन। इसमें कार्बन 3 है, और इसमें भी कितने कार्बन है, 3 है, और इसमें कार्बन यहाँ पर 4 कार्बन है, और इसमें भी यहाँ पर कार्बन 4 है। तो जैसा इसमें बताया गया वैसा ही आपको याद करना है। तो यहाँ पर हम 4 क्वेश्चन यहाँ पर हम समझ चुके हैं। विक्टर मेयर, लूकास, ऑक्सीकरण और हाइड्रोजनीकरण। चौथे नंबर का क्वेश्चन हम यहाँ पर देखते हैं। 4th नंबर का क्वेश्चन, डाईएथिल ईथर किसको बोलेंगे, जब ऑक्सीजन से दोनों तरफ 2 C2H5 अटैच होंगे तो ये कहलाएगा डाईएथिल ईथर। ध्यान रखना, ईथर का सूत्र ROR होता है। हमारे सिलेबस में 2 ईथर है, तो डाईएथिल ईथर है, और एक जब R की जगह C6H5 रखेंगे और R की जगह CS3 रखेंगे, इसको बोलेंगे हम एनीसोन। बेंजीन के ऊपर जब OCH3 अटैच होगा बेंजीन के ऊपर, तो हम उसको बोलेंगे एनीसोन। तो डाईएथिल ईथर बनाने की प्रयोगशाला विधि का निम्न बिंदुओं के आधार पर वर्णन कीजिए। डाईएथिल ईथर मतलब इसकी बात कर रहे हैं, वो तो मैंने आपको बताया है कि कौन कौन से ईथर हमारे सिलेबस में है। तो क्या बताना है, संयंत्र का नामांकित चित्र, अभिक्रिया के रासायनिक समीकरण, या अथवा करके ऐसा भी पूछ सकते कि विलियमसन की सतत ईथरीकरण की विधि क्या है। विलियमसन की सतत ईथरीकरण की विधि क्या है, इसका सचित्र वर्णन कीजिए। लगभग दोनों क्वेश्चन एक जैसे। अगर ये आता है तो इसमें केवल हमें चित्र बनाना है और केवल अभिक्रिया के समीकरण लिखने। अगर इस टाइप से कोई क्वेश्चन आ रहा है विलियमसन, तो इसमें हमें चित्र भी बनाना है, समीकरण भी लिखना है, और थोड़ा सा उसकी थ्योरी यूज करनी है, यानी हमें उसमें थोड़ा सा थ्योरी यूज करके उसको हमें एक्सप्लेन करना है। तो हम इसको समझते हैं डाईएथिल ईथर बनाने की प्रयोगशाला विधि। डाईएथिल ईथर बनाने की प्रयोगशाला विधि। तो एथिल एल्कोहल मतलब C2H5OH, एथेनॉल भी बोलते हैं, कि अधिक मात्रा को सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में 140 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं तो डाईएथिल ईथर बनता है। यानी प्रयोगशाला में एथिल एल्कोहल की अधिक मात्रा को सांद्र H2SO4 के साथ 140 डिग्री सेल्सियस पर
गर्म करते हैं तो डाई एथिल ईथर बनता है। फिर क्या बोल रहे हैं, यह क्रिया निम्न दो पदों में पूरी होती है। अब हम उसके समीकरण देख रहे हैं। तो पहले पद में क्या है, C2H5OH, इसका नाम क्या है, एथिल एल्कोहल, या फिर हम इसको एथेनॉल भी बोलते हैं। एथिल एल्कोहल को H2SO4 यानी HHSO4, H2SO4 को हम ऐसा भी लिख सकते हैं। इन दोनों को गर्म करेंगे जब टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस रहेगा, ध्यान रखना, तो क्या होगा, यहां से H2O बाहर हो जाएगा, H2O बाहर हो जाएगा। तो क्या बन गया, C2H5HSO4। C2H5 का नाम है यहाँ पर एथिल, और H का नाम है यहाँ पर हाइड्रोजन, एथिल हाइड्रोजन, और SO4 को बोलेंगे हम सल्फेट, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट, एक माध्यमिक यौगिक बना। फिर दूसरे पद में जो एथिल हाइड्रोजन सल्फेट है वो फिर किससे क्रिया करेगा, एथिल एल्कोहल से क्रिया करेगा। एक बार इन दोनों को मिला दिया गया, फिर देखा गया क्रिया कितने पदों में पूरी हुई, तो 2 पदों में पूरी हो रही है। अब टेम्परेचर कितना हो चुका होगा इसका, 140 डिग्री सेल्सियस तापमान हो चुका होगा। तो यहां से फिर निकलेगा HSO4 और यहां से निकल जाएगा H, यानी H2SO4 फिर यहाँ पर बाहर हो गया। और ये जो बना C2H5 वो C2H5, इसको बोल रहे हैं हम 2, यानी C2H5 2 है, और C2H5 का नाम क्या है, एथिल डाई एथिल, और ऑक्सीजन को बोलेंगे हम ईथर, डाई एथिल ईथर, ऐसे बनेगा। तो प्रयोगशाला में एथिल एल्कोहल की अधिक मात्रा को सांद्र H2SO4 के साथ 140 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं तो डाई एथिल ईथर बनता है। क्रिया 2 पदों में पूरी होती है। पहले पद में एथिल एल्कोहल सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया कर एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बनाता है, जल का अणु बाहर निकल रहा है। दूसरे पद में एथिल हाइड्रोजन सल्फेट पुनः एथिल एल्कोहल से क्रिया कर डाई एथिल ईथर बनाता है, और सल्फ्यूरिक अम्ल जैसा मिलाया गया था वैसा ये बाहर हो गया। तो अब इसको विलियमसन ने बताया था कि जो H2SO4 बाहर हो जा रहा है, ये बाहर हुआ H2SO4 फिर एथिल एल्कोहल से क्रिया करके एक माध्यमिक यौगिक बनाएगा, और फिर वो माध्यमिक यौगिक एथिल एल्कोहल से क्रिया करके डाई एथिल ईथर बना लेगा। मतलब बार बार H2SO4 निकलता रहेगा, यानी जब तक एथिल एल्कोहल है तब तक H2SO4 एथिल एल्कोहल को डाई एथिल ईथर में बदलता रहेगा, यानी ये क्रिया रुकेगी नहीं, निरंतर सतत लगातार चलती रहेगी। इसलिए इस विधि को विलियमसन की सतत ईथरीकरण की विधि भी कहते हैं। लेकिन वास्तव में ये निरंतर नहीं है, जैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछते हैं। हमने क्या बताया, 2 प्रकार के क्वेश्चन बताए। डाई एथिल ईथर बनाने की प्रयोगशाला विधि को निम्न बिंदुओं के आधार पर समझाइए। संयंत्र का नामांकित चित्र और अभिक्रिया के समीकरण, चित्र को अभी हम समझेंगे। दूसरा क्या है, विलियमसन की सतत ईथरीकरण की विधि क्या है, सचित्र वर्णन कीजिए, सचित्र व्याख्या कीजिए। चित्र भी बनाना है, समीकरण भी बनाना है। फिर हम ये बोल सकते हैं, एक प्रकार से क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि डाई एथिल ईथर बनाने की प्रयोगशाला विधि को विलियमसन की सतत ईथरीकरण की विधि कहते हैं, लेकिन वास्तव में यह क्रिया निरंतर नहीं होती है, समझाइए। तो हम जितने भी प्रकार का क्वेश्चन इस पर आएगा हम इसके माध्यम से समझेंगे। तो अभी हमने इसके समीकरण को समझा। फिर आपको ध्यान रखना है, 2 पदों में क्रिया हो रही, पहले पद में H2O बन रहा है और दूसरे पद में H2SO4 बाहर हो जा रहा है। तो बाहर हुआ H2SO4 एथिल एल्कोहल को डाई एथिल ईथर में परिवर्तित करता रहेगा, निरंतर होनी चाहिए, लेकिन वास्तव में ये निरंतर नहीं है। तो उसका कारण क्या है कि जो इसमें H2SO4 मिलाया गया था, ये H2SO4 सांद्र था, लेकिन बार बार हर प्रथम पद में इसमें जल बन जा रहा है, यानी जो जल बन रहा है ये क्या कर रहा है, H2SO4 को तनु कर दे रहा है, पतला कर दे रहा है, यानी इसकी सांद्रता प्रभावित हुई तो क्रिया भी प्रभावित होगी। जितना फास्ट यानी जो है सांद्र H2SO4 क्रिया करेगा उतना डाइल्यूट तनु H2SO4 क्रिया नहीं करेगा। दूसरा, 140 डिग्री सेल्सियस ताप पर H2SO4 अपघटित भी हो जाता है, यानी सल्फर डाइऑक्साइड के रूप में इसकी कुछ मात्रा बाहर निकल जाएगी, यानी कुछ समय बाद ये क्रिया रुक जाएगी या धीमी हो जाएगी। इसलिए इसमें समय समय पर H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल की मात्रा मिलाते रहते हैं, मतलब ये क्रिया सतत या निरंतर नहीं है। इसलिए हम इसको विलियमसन की सतत ईथरीकरण की विधि नहीं कहेंगे। तो इतना आपने समझा। अब हम इसको आगे समझते हैं, जैसा अभी मैंने आपको बताया है। तो क्या बोल रहे हैं, उपरोक्त अभिक्रिया, जो 2 ऊपर हमने अभिक्रिया लिखी है,
उपरोक्त अभिक्रियाओं से स्पष्ट होता है कि इसमें H2SO4 उत्प्रेरक का कार्य करता है, क्योंकि बार बार निकल जा रहा है वो, जिस कारण एल्कोहल निरंतर लगातार ईथर में परिवर्तित होता रहता है। इस प्रकार यह क्रिया निरंतर चलती रहेगी। इसलिए इस विधि को विलियमसन की सतत ईथरीकरण की विधि भी कहते हैं। अब ईथरीकरण की सतत विधि क्यों बोल रहे हैं वो हमने बताया। फिर क्या बोल रहे हैं, वास्तव में यह क्रिया निरंतर नहीं होगी। क्यों? क्योंकि अभिक्रिया में बना जल, जो हर प्रथम पद में जल बन रहा है, वो H2SO4 की सांद्रता को कम कर रहा है, यानी सांद्र को तनु कर रहा है, कर देता है, तथा H2SO4 का कुछ भाग 140 डिग्री सेल्सियस ताप पर H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल का कुछ भाग SO2 में भी परिवर्तित हो जाता है, जिससे यह क्रिया कुछ समय बाद मंद हो जाएगी या रुक जाएगी। अतः इस प्रक्रिया में समय समय पर H2SO4 की मात्रा मिलाते रहते हैं, यानी ये विलियमसन की सतत ईथरीकरण की विधि नहीं है। पहले हमने ये बताया क्यों है और बाद में बताया कि ये क्यों नहीं है। तो क्वेश्चन ध्यान रखना, जिस प्रकार से मैंने बताया है उसी प्रकार से, तो आपको तो ये याद कर लेना, समीकरण याद कर लेना और चित्र याद कर लेना। अब जिस रूप में भी वो एग्जाम में पूछी जाए। अब हम इसके डायग्राम को यहां पर समझते हैं। संयंत्र का नामांकित चित्र। तो इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले गोल पैंदी का फ्लास्क लेते हैं। क्या करेंगे, यहां पर एक गोल पैंदी का फ्लास्क लेंगे, ये वाला, इसको समझते हैं थोड़ा सा। गोल पैंदी का फ्लास्क लिया, इसमें क्या लिया, एथिल एल्कोहल मिला दिया, एथिल एल्कोहल, और इसमें सांद्र H2SO4 मिला दिया। इसकी मात्रा बताइए, 100 ml एथिल एल्कोहल, 50 ml H2SO4। और फिर इस गोल पैंदी के फ्लास्क के ऊपर क्या लगा दिया, थर्मामीटर, ये तापमापी बता रही है, थर्मामीटर लगा दिया यहाँ पर। और इसमें एक बिंदुकारी कीप जोड़ दी, बिंदुकारी कीप, और इसमें क्या भर दिया, इसमें एथिल एल्कोहल भर दिया, थिसिलपनल, हिंदी में इसको बोलते हैं हम बिंदुकारी कीप। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे हम, बिंदुकारी कीप, क्योंकि इसमें बूंद बूंद करके पदार्थ इसमें गिराया जाएगा। और ये थर्मामीटर, थर्मामीटर मतलब तापमापी, तापमापी। बाकी इसमें एक निकास नली जोड़ दी, गोल पैंदी का फ्लास्क, इसका नाम क्या होता है, गोल पैंदी का फ्लास्क, गोल पैंदी का फ्लास्क। ये अब चूंकि इसमें डायरेक्ट गर्म नहीं करेंगे, क्योंकि जो कार्बनिक पदार्थ है, ध्यान रखना, कभी भी जैसे जो हम कार्बनिक पदार्थ बना रहे होते हैं, उसमें अगर कार्बन की संख्या 5 कार्बन से कम है तो बनने के बाद आग पकड़ लेते हैं, और आग पकड़ लेते यानी जो फ्लास्क है वो फट सकता है। इसलिए पहले एक पात्र में जल रखा, जिसको बोल रहे हैं हम जल ऊष्मक, यानी 100 डिग्री सेल्सियस से ताप अगर ऐसा कहा जाता है ज्यादा है तो जल ऊष्मक का यूज करते हैं। और टेम्परेचर अगर ज्यादा ताप पर वो अगर उसकी वाष्पें बनती है तो फिर बालू ऊष्मक का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर इंग्लिश में लिखा हुआ है, इसको हमें नहीं लिखना, जल ऊष्मक, गोल पैंदी का फ्लास्क। इसमें एक निकास नली यहाँ पर हमने जोड़ दी, और इसको हमने किससे अटैच कर दिया, संघनित्र से। इंग्लिश में लिखा है कंडेंसर, इसको हमें नहीं बताना है, तो संघनित्र से जोड़ दिया। संघनित्र ऐसी युक्ति होती है जब इन दोनों की क्रिया होगी, एथिल एल्कोहल और H2SO4 की, तो डाई एथिल ईथर की वाष्पें बनेंगी। वाष्पें संघनित्र में से होकर गुजरेंगी, यहां से गुजरेंगी ये वाष्पें, तो संघनित्र इसको ठंडा कर देगा, द्रव में परिवर्तित कर देगा। तो यहाँ पर क्या करते हैं, इसमें जो ठंडा जल है, यानी जो ठंडा जल है वो प्रवाहित किया जाता है, और यहाँ से थोड़ा सा गर्म होकर वो निकलता है, ये संघनित्र होता है। अब संघनित्र यहाँ पर ये है ग्राही, ग्राही को इसमें रख दिया, यानी हिम मिश्रण, हिम मिश्रण मतलब बर्फ के अंदर उस ग्राही को रख दिया गया। अब जब इसकी वाष्पें यहाँ से गुजरेंगी तो संघनित्र यानी कंडेंसर उसको द्रव में परिवर्तित कर देगा। यहाँ पर हम दिखा रहे हैं ये द्रव में परिवर्तित हो जाएंगी, और ये जो संघनित्र, ये ग्राही यानी जो पात्र जिसमें वो द्रव में परिवर्तित होगी, उसको हमने हिम मिश्रण यानी बर्फ के मिश्रण में उसको हमने रख दिया। तो ऐसे यहाँ पर जो ग्राही है इसमें हमें डाई एथिल ईथर प्राप्त होता रहेगा। तो ये डायग्राम की थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेना। पहले पूछा जाता था, लंबे समय से ये क्वेश्चन जो है ये एग्जाम में आया नहीं है, लेकिन पहले ये काफी पूछा गया है, और जैसा मैंने बताया गया वैसा पूछा गया।
तो थोड़ा सा इसकी प्रैक्टिस भी कर लेना आप इस डायग्राम की। इसमें क्या है, नीचे जैसे ये बर्नर है, ये क्या है, बर्नर वगैरह दिया है, और यहाँ पर इस फ्लास्क को अरेंजमेंट, यहाँ पर इस फ्लास्क को जोड़ दिया गया, ये इसका अरेंजमेंट बताया गया है। तो आपको इस डायग्राम की प्रैक्टिस करनी, एक बार देख ले, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मेरे द्वारा बनाया गया, मेरे हाथ से इसको बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या होता है जब, क्या होता है जब, क्योंकि मैं क्या बता रहा हूं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 5 प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। क्या होता है जब, कैसे प्राप्त करेंगे, नेम रिएक्शन, उसके बाद IUPAC नाम, और कोई रीजनिंग क्वेश्चन आ जाएगा, इस टाइप से एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो क्या होता है जब केवल अभिक्रिया के समीकरण लिखिए। क्या होता है जब केवल अभिक्रिया के समीकरण बताना है। तो क्या होता है जब वाली क्रिया में ध्यान रखना, अभिकारकों को देगा, हमें ये बताना है उत्पाद क्या बनेगा, और क्रिया को हमें संतुलित करना है, यानी बैलेंस करना है। तो पहला क्या है, फिनॉल की जिंक चूर्ण के साथ क्रिया होगी तो क्या होगा, क्या बनेगा, उसका संतुलित समीकरण बताओ। फिनॉल की अमोनिया के साथ क्रिया होगी तो क्या बनेगा। फिर फिनॉल की निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में मेथिल क्लोराइड से क्रिया होगी तो क्या बनेगा। फिनॉल की ब्रोमीन जल के साथ क्रिया होगी तो क्या बनेगा। फिनॉल की सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में सांद्र नाइट्रिक अम्ल से क्रिया करवाएंगे तो क्या बनेगा। फिनॉल की सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में थैलिक एनहाइड्राइड से क्रिया करवाएंगे तो क्या बनेगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्रिया है, ये फिनॉल से संबंधित है, क्योंकि जो चैप्टर का नाम है वो ईथर एल्कोहल फिनॉल। वैसे इन तीनों में से देखा जाए तो फिनॉल बहुत स्ट्रॉन्ग पोर्शन है, यानी 99% फिनॉल में से तो क्वेश्चन आते ही हैं। इसलिए जब भी आप इस चैप्टर को पढ़ो, फिनॉल की तैयारी सबसे पहले करके रखना, और फिनॉल थोड़ा सा टफ भी है। फिर एल्कोहल में से क्वेश्चन पूछते हैं, ईथर में से रेयर कंडीशन में बहुत कम क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, यानी इक्का दुक्का सालों में एकाध नंबर का कोई क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये फिनॉल्स की क्रियाएं हैं एक प्रकार से, क्योंकि देखो आप सभी में फिनॉल यूज हो रहा है, ठीक है, सभी में फिनॉल यूज हो रहा है। कि क्या होगा जब ये सब फिनॉल से क्रिया करेंगे। ऐसे भी बोल सकता था कि क्या होगा जब फिनॉल की निम्न से क्रियाएं होगी, तो यहां पर ऐसे बोल सकते थे क्या होगा जब फिनॉल की निम्न से क्रियाएं होगी। तो जिंक चूर्ण दे सकते थे, अमोनिया, निर्जल AlCl3, ब्रोमीन जल H2SO4 की उपस्थिति में, सांद्र नाइट्रिक अम्ल H2SO4 की उपस्थिति में थैलिक एनहाइड्राइड के साथ। अब हम इसको 1 by 1 समझते हैं। फिनॉल की जिंक चूर्ण से क्रिया, यानी जैसा हमने ऊपर बताया वैसा। तो फिनॉल का सूत्र क्या होता है, यहां पर हम समझते हैं। फिनॉल की, अब जब बेंजीन रिंग के ऊपर OH अटैच होगा तो ये फिनॉल कहलाएगा। जिंक चूर्ण के साथ क्रिया, तो जिंक मतलब Zn, और इससे क्रिया होगी तो ध्यान से सुनना, जैसे इसका सूत्र है C6H5OH। जब बेंजीन के ऊपर कुछ जुड़ा होगा तो बेंजीन यानी रिंग का सूत्र C6H5 होगा, और जो ऊपर दिख रहा होगा वो हम लिख देंगे तो C6H5OH। अब यहां पर जो ऑक्सीजन है ये जिंक से क्रिया कर लेगा, यानी क्या बना लेगा, ZnO के रूप में ये बाहर निकल जाएगा, जिंक ऑक्साइड। तो देखो ऑक्सीजन निकल गया तो C6H5 एक H और अटैच हो गया इसमें, तो इसका सूत्र हो गया C6H6, यानी क्या बन गया, ये बेंजीन बन गया, C6H5 बेंजीन। तो हमने समीकरण को संतुलित भी कर दिया और बता भी दिया कि फिनॉल की जिंक चूर्ण से, पाउडर से क्रिया होगी तो क्या बनेगा। सब नाम वाम तो हमें लिखना नहीं है, हमें केवल संतुलित समीकरण बताना है। तो क्या होगा, क्योंकि उसमें लिखा था केवल समीकरण हमें बताने, तो जब फिनॉल की क्रिया जिंक से होगी तो ZnO बाहर निकल जाएगा और H वहीं पर जुड़ जाएगा तो बेंजीन बन जाएगा। फिनॉल की क्रिया अमोनिया के साथ होगी तो क्या बनेगा। इधर देखो, फिनॉल मतलब जब बेंजीन के ऊपर OH अटैच होगा तो ये फिनॉल कहलाएगा। एक चीज और ध्यान रखना, फिनॉल अम्लीय प्रकृति का होता है, एल्कोहल जैसे एथिल एल्कोहल उदासीन प्रकृति का होता है, फिनॉल अम्लीय प्रकृति का होता है। क्वेश्चन भी हम पढ़ेंगे आगे कि फिनॉल अम्लीय प्रकृति का है जबकि एल्कोहल उदासीन होता है, क्यों। या फिर ऐसा पूछेंगे कि एल्कोहल और फिनॉल दोनों में ही OH क्रियात्मक समूह उपस्थित होते हैं, फिर भी फिनॉल अम्लीय और एल्कोहल उदासीन होता है,
क्यों, और या फिर पूछेंगे फिनॉल के अम्लीय प्रकृति की व्याख्या कीजिए। तो कुल मिलाकर क्वेश्चनों को घुमा देते, आंसर को हमें केवल समझ में आ जाए तो फिर हम आंसर लिख सकते हैं। तो फिनॉल की अमोनिया से क्रिया, अमोनिया का सूत्र जो होता है वो NH3 होता है, ध्यान रखना। लेकिन कार्बनिक यौगिकों में 99% इसको ऐसे नहीं लिखते हैं डायरेक्ट, इसको लिखेंगे HNH2। ध्यान दिया, अमोनिया को HNH2 लिखेंगे तो यहां से OH और यहां से H बाहर निकल जाएगा, यानी H2 बाहर निकल जाएगा। या तो प्लस करके उधर लिख सकते हैं H2, नहीं तो एरो के नीचे माइनस लिख देंगे। अब बचा क्या, NH2। तो जहां से OH निकला वहां पर NH2 अटैच हो जाएगा। तो यहां पर इसमें NH2 अटैच हो गया, तो जब बेंजीन रिंग के ऊपर NH2 अटैच होगा तो इसको बोलेंगे हम एनिलीन। क्या बोलेंगे हम इसको, एनिलीन। और इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अब बेंजीन का सूत्र हो जाएगा C6H5 और जो उसके ऊपर जुड़ा है उसको लिख देंगे तो C6H5NH2, एनिलीन के नाम से जाना जाएगा। तो फिनॉल की अमोनिया से क्रिया होगी तो H2O बाहर हो जाएगा, NH2 अटैच हो जाएगा, एनिलीन के नाम से जाना जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, फिनॉल की निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में मेथिल क्लोराइड के साथ क्रिया। फिनॉल, अब फिनॉल का सूत्र वही, जब बेंजीन रिंग के ऊपर OH अटैच होगा तो फिनॉल होगा। सूत्र क्या होगा इसका, C6H5OH, पहले भी मैं बता चुका हूं। मेथिल क्लोराइड, अब मेथिल मतलब CH3 और क्लोराइड मतलब Cl, उपस्थिति क्या रहेगी, निर्जल AlCl3। याद रखना, हर वो क्रिया जिसमें निर्जल AlCl3 उपस्थित होता है, ज्यादातर वो क्रियाएं फ्रेडल-क्राफ्ट अभिक्रियाएं कहलाती हैं। तो जब इससे क्रिया होगी तो इसमें दो प्रकार के यौगिक बनेंगे। अब जो CH3 है, या तो ये यहां पर अटैच होगा ऑर्थो पोजीशन पर, या फिर ये पैरा पोजीशन पर यहां अटैच होगा। जहां पर भी CH3 अटैच होगा H को निकालेगा, वो H इस क्लोरीन से क्रिया करके HCl बना लेगा। तो अब OH में तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ, OH तो पहले भी जुड़ा था। अब CH3 यहां पर जुड़ जाएगा, या फिर दूसरी कंडीशन है पैरा पोजीशन पर ये अटैच हो जाएगा, क्योंकि वो ऑर्थो पोजीशन है और यहाँ पर OH अटैच रहेगा और यहाँ पर ये अटैच हो गया CH3। क्या लिखा हुआ है, CH3। ध्यान दें, जब भी बेंजीन से OH और CH3 दोनों जुड़े होंगे तो हम इसको क्रिसॉल बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, क्रिसॉल। तो ये भी क्रिसॉल कहलाएगा और ये भी क्या कहलाएगा, ये भी क्रिसॉल कहलाएगा। CH3 कहाँ अटैच हुआ, ऑर्थो पोजीशन पर, तो ऑर्थो क्रिसॉल, और ये पैरा पोजीशन पर जुड़ा इसलिए पैरा क्रिसॉल। तो फिनॉल की निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में निर्जल बगैर पानी वाला AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड मेथिल क्लोराइड से क्रिया होगी तो क्या बनेगा, ऑर्थो व पैरा क्रिसॉल। एग्जाम में आपको नाम नहीं लिखना, केवल आपको ये क्रिया संतुलित समीकरण लिखना है, क्योंकि मैं पहले भी बता चुका हूं, आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, 11th में भी पढ़ा होगा, द्रव्य संरक्षण का नियम या पदार्थ की अविनाशिता का नियम। रासायनिक अभिक्रियाओं में पदार्थ को ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है, केवल उनके रूप व आकार में परिवर्तन हो जाता है। ठोस है तो द्रव हो जाएगा, द्रव है तो गैस हो जाएगा, बाकी उसके भार में, अणु भार में कोई परिवर्तन नहीं होता। नेक्स्ट क्रिया, फिनॉल की ब्रोमीन जल के साथ क्रिया। तो फिनॉल, जब बेंजीन के ऊपर OH अटैच होगा तो फिनॉल कहलाएगा। ब्रोमीन, क्योंकि ब्रोमीन गैस के रूप में है तो Br2 इसका सूत्र होगा। Br नहीं लिख देना, Br लिख दिया तो गलत हो जाएगा। तो जब ब्रोमीन जल के साथ इसकी क्रिया करवाएंगे तो यहाँ पर ऊपर OH अटैच होगा। अब जो ब्रोमीन है, अगर हम इसकी नंबरिंग करें इस यौगिक की, अगर मान लो हम इसकी नंबरिंग करें तो ये पहला नंबर, ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथे नंबर का कार्बन, पांचवा और छठवां। तो जो ब्रोमीन होगा वो दूसरे नंबर के कार्बन पर, चौथे नंबर के और छठवें नंबर के कार्बन से H हटाएगा और उसकी जगह जुड़ जाएगा। वो H Br के साथ क्रिया करके बाहर निकलेगा। तो HBr, तो कहाँ जुड़ेगा, दूसरे नंबर पर Br जुड़ गया, तो और यहाँ पर चौथे नंबर पर Br जुड़ गया और छठवें नंबर पर भी Br जुड़ गया। तो क्या बोलेंगे, 1 2 3 4 5 6, तो दूसरे नंबर पर जुड़ा, चौथे नंबर पर जुड़ा, छठवें नंबर पर जुड़ा, 3 जुड़े हुए हैं और ब्रोमीन जुड़े हुए हैं, ब्रोमो, और फिनॉल से जुड़े हुए, तो 2 4 6 ट्राई ब्रोमो फिनॉल।
इसके नाम से ही जाना जाएगा, 2,4,6 ट्राइब्रोमोफेनॉल। अब यहाँ पर Br 3H हटे तो इसलिए इसके आगे 3 लगाना पड़ेगा, 3 Br वहां पर अटैच और 3 यहाँ निकले, तो इसको बैलेंस करने के लिए 3 लगा देंगे, 3 2 जा 6, तो यह क्रिया हमारी बैलेंस हो जाएगी। नेक्स्ट 5वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। फिनॉल की सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में, फिनॉल की सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में सांद्र नाइट्रिक अम्ल से क्रिया। नाइट्रिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है? HNO3, ध्यान रखना, नाइट्रस अम्ल HNO2 और नाइट्रिक अम्ल HNO3। तो फिनॉल बेंजीन के ऊपर जब OH अटैच होगा तो इसको क्या बोलेंगे? फिनॉल बोलेंगे। नाइट्रिक अम्ल जब भी क्रिया करेगा, मैंने पहले भी बताया HNO3 उसका फॉर्मूला है, लेकिन हम बार बार क्या लिखेंगे? HNO2, यानी क्योंकि हमें समझ में आ जाएगा कि बनेगा क्या। और जब भी नाइट्रिक अम्ल क्रिया करेगा ज्यादातर बेंजीन से संबंधित यौगिकों से, तो H2SO4 यूज होगा, क्योंकि ये वाटर एब्जॉर्बर है, यानी वाटर को एब्जॉर्ब करता है, अवशोषित करता है। तो यहां पर ध्यान दें, इस प्रकार का एक यौगिक बनेगा फिनॉल, इसके ऊपर तो OH अटैच होगा। तो हम क्या बोल रहे हैं? अगर हम इसकी नंबरिंग करेंगे, अगर मान लो हमने इसकी नंबरिंग करी, तो ये पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, पांचवा और छठवां कार्बन। तो यहाँ पर जो NO2 है वो दूसरे नंबर पर, चौथे नंबर पर, छठवें नंबर पर जुड़ेगा। तो जोड़ देते हैं, यहाँ पर NO2 यहाँ पर अटैच हो जाएगा, यहाँ पर NO2 अटैच हो जाएगा और यहाँ पर अटैच हो जाएगा। NO2 का नाम है नाइट्रो, जहां पर भी अटैच होगा H को बाहर निकालेगा, H OH से क्रिया करके क्या बना लेगा? H2O बना लेगा। तो 3 कोने पर जुड़े हैं, यानी 3H निकाले हैं, तो यहां पर हम इसके आगे लगा देंगे 3H2O, यानी बाकी हम ये कह सकते हैं यहाँ पर कि NO2 3 जुड़े हैं, तो हम इसके आगे 3 लगा देंगे, यानी 3 लगा देंगे, तो यहाँ पर क्या बन जाएंगे? 3H2O, 3 2 जा 6, 3H तो ये हो गया और 3 यहां से निकले। तो अब देखो कहां पर जुड़ा है ये? 1 2 3 4 5 6, दूसरे नंबर पर जुड़ा है NO2, चौथे नंबर पर जुड़ा है, छठवें नंबर पर जुड़ा है, 3 जुड़े हैं, यानी ट्राई नाइट्रो जुड़े हैं और फिनॉल से जुड़े हैं, 2 4 6 ट्राई नाइट्रो फिनॉल, ये बनेगा। इसको हम TNP के नाम से भी जानते हैं, TNP, T मतलब ट्राई, N मतलब नाइट्रो, P मतलब फिनॉल, TNP, या फिर हम इसको पिक्रिक अम्ल के नाम से भी जानते हैं। इसका एक और नाम होता है पिक्रिक अम्ल, पिक्रिक अम्ल, पिक्रिक अम्ल। और ये एक विस्फोटक पदार्थ है। तो जब फिनॉल की क्रिया सांद्र H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में सांद्र HNO3 नाइट्रिक अम्ल से करवाई जाएगी, तो 2 4 6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल बनेगा, जिसको TNP और पिक्रिक अम्ल के नाम से भी जाना जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर 5वें नंबर की, 6वें नंबर की क्रिया, फिनॉल की सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में थैलिक एनहाइड्राइड से क्रिया। तो सबसे पहले हम थैलिक समझते हैं, थैलिक है क्या? थैलिक एनहाइड्राइड, जैसे बेंजीन के ऊपर जब 2 COOH अटैच हो तो इसको बोलते हैं थैलिक एसिड, थैलिक अम्ल बोलते हैं। इसको पहले यहां समझ लो, इसको लिखना नहीं है, लेकिन ये बेसिक है जो मैं बता दे रहा हूं। इसको बोलते हैं थैलिक अम्ल। जब इसमें से H2O बाहर निकल जाएगा, यानी क्या बाहर निकल जाएगा? H2O का निकलना, यानी एनहाइड्राइड, यानी इसका डिहाइड्रेशन हो गया, H2O बाहर निकल गया। तो अब जो यौगिक बनेगा, तो इधर देखते हैं, ऐसा बनेगा C ऑक्सीजन और डबल बॉन्ड द्वारा O और डबल बॉन्ड द्वारा O अटैच है, इसको बोलेंगे थैलिक एनहाइड्राइड। थैलिक अम्ल में से H2O निकला तो थैलिक एनहाइड्राइड बना। हमारी क्रिया क्या है? फिनॉल की क्रिया सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में इसके साथ करवानी है, थैलिक एनहाइड्राइड के साथ। इसको हमें बताना नहीं है, ये तो मैंने आपको ऐसे ही सिखाया है कि थैलिक एनहाइड्राइड बना कैसे। तो फिनॉल की क्रिया थैलिक एनहाइड्राइड के साथ, तो पहले हम क्या बनाएंगे यहाँ पर? थैलिक एनहाइड्राइड। सूत्र अभी मैंने आपको बताया थैलिक एनहाइड्राइड का। तो यहाँ पर इससे ऑक्सीजन और यहाँ पर भी इससे ऑक्सीजन डबल बॉन्ड द्वारा अटैच है, इसका नाम मैं बता दे रहा हूँ, लिखा हुआ है थैलिक एनहाइड्राइड। इसकी क्रिया फिनॉल से होगी। फिनॉल जब बेंजीन पर
OH अटैच होगा तो यहाँ फिनॉल के 2 अणु यूज करने में यहाँ पर OH को नीचे तरफ दिखाना है। याद रखना बच्चे गलती करते हैं, OH को ऊपर दिखाएंगे। यहाँ इसके कार्बन के H को हमें बाहर निकाल कर दिखाना है। ये इसको हमने बाहर दिखाया। और क्रिया किसकी उपस्थिति में हो रही है? क्रिया हो रही है सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में ये क्रिया होगी। H2SO4 क्या करेगा? H2O को बाहर निकाल देगा क्योंकि वो जल अवशोषक है। तो कार्बन से ऑक्सीजन निकला तो कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन फ्री हो गए। यहां से H निकला तो इसका एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया। तो अब जो यौगिक बनेगा उसको हम देखते हैं। C, इसके ऑक्सीजन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा था, इसका ऑक्सीजन निकल गया, इसके 2 इलेक्ट्रॉन फ्री हो गए, इस पर भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, ये ऐसा हो गया। अब डायरेक्ट इससे क्या अटैच हो गया? डायरेक्ट इससे फिनॉल अणु अटैच हो गया। एक इधर अटैच हो गया और एक यहाँ पर अटैच हो गया। इसको बोलेंगे हम फिनोल्फथलीन। क्या है इसका नाम? ये जो बना इसको बोलेंगे हम फिनोल्फथलीन। फिनोल्फथलीन इसका नाम होता है, फिनोल्फथलीन। और ये एक सूचक है, इंडिकेटर है। इसको क्षार के साथ मिलाएंगे तो क्षार का रंग ये गुलाबी कर देगा। तो अम्ल, ये क्षार और अम्ल में अंतर है, मतलब उसमें उसको पहचानने का एक टेस्ट भी है, सूचक एक इंडिकेटर है। ये क्रिया लगती टफ है बस बहुत सिंपल है। थैलिक एनहाइड्रेट फिनॉल के 2 अणु लिखना है। फिर मैं बता रहा हूँ OH को हमें नीचे बताना है, ऊपर H बताना है। ऑक्सीजन को निकाल देना इसके साथ में H2SO4 ने H2O को बाहर निकाल दिया। अब डायरेक्ट जो है वो कार्बन इससे जुड़ गया। फिर मैं बता दूं OH को हमें नीचे दिखाना है, इसका नाम होता है फिनोल्फथलीन। एक इंडिकेटर है, सूचक है, क्षार के साथ गुलाबी रंग देता है। क्षार को पहचानने का एक टेस्ट भी है। तो ऐसे हमने फिनॉल की क्रियाएं पढ़ी है। क्या होता है जब अभिकारक दिए रहेंगे, उत्पाद क्या बनेगा और उसको हमें संतुलित करके बताना है। नेक्स्ट क्रिया देखते हैं, 6वें नंबर की क्रिया। यहां पर फिनॉल से निम्न को कैसे प्राप्त करेंगे? फिनॉल से उसमें क्या बताना? फिनॉल की निम्न से क्रियाएं होंगी तो क्या बनेगा? यहां पर क्या आ जा रहा है? कैसे प्राप्त करेंगे। उसमें क्या था? क्या होता है जब। कैसे प्राप्त करेंगे में क्या है? फिनॉल अभिकारक है, जैसे बेंजीन उत्पाद है, बेंजीन कैसे बनाओगे? फिनॉल अभिकारक है, एनिलीन उत्पाद है, ये कैसे बनाएंगे? क्रिसॉल कैसे बनाएंगे? इसको कैसे बनाएंगे? पिक्रिक अम्ल कैसे बनाएंगे? फिनोल्फथलीन कैसे बनाएंगे? तो फिनॉल से निम्न को कैसे प्राप्त करेंगे, वो था क्या होता है जब। ध्यान रखना, अब हम इसको समझेंगे। अब कैसे प्राप्त करेंगे? फिनॉल से बेंजीन कैसे प्राप्त करेंगे? थोड़ी सी ये रिएक्शन टफ होती है क्योंकि बच्चे को ये समझ में नहीं आता। उसने क्या दे दिया? उसने फिनॉल दे दिया। इसको समझो आप, क्या दिया उसने? फिनॉल यानी OH, फिनॉल दिया है और बोल रहा है बेंजीन बनेगा। ये भी बता दिया उसने, बनेगा क्या? बनेगा बेंजीन। लेकिन बनेगा कैसे? तो आपको जो फिनॉल है उसकी क्रिया किससे करवाओगे कि बेंजीन बनेगा। यानी फिनॉल से क्या बना दिया उसने? फिनॉल से बेंजीन बना दिया। लेकिन उस फिनॉल की क्रिया किससे करवाएंगे कि ये बेंजीन बनेगा? कैसे प्राप्त करोगे फिनॉल से बेंजीन? अभी हमने ऊपर पढ़ा है, ZNO जिंक ऑक्साइड से क्रिया करवा देंगे। तो जिंक ऑक्साइड में क्या होगा? यहाँ पर सॉरी, जिंक चूर्ण से क्रिया करवा देंगे हम इसकी, जिंक चूर्ण से। तो जिंक क्या करेगा? यहाँ पर ऑक्सीजन से क्रिया करके ZNO जिंक ऑक्साइड के रूप में ये बाहर हो जाएगा, बेंजीन बन जाएगा। फिनॉल से एनिलीन कैसे बनाओगे? फिनॉल से एनिलीन। अब फिनॉल जब इसके ऊपर OH अटैच होगा, क्या बनाने को बोल रहा है? एनिलीन। तो आपको इनके फॉर्मूले याद होने चाहिए। जब बेंजीन के ऊपर NH2 अटैच होगा तो ये एनिलीन कहलाएगा। तो फिनॉल से एनिलीन कैसे बनाओगे? तो आपको ध्यान में आना चाहिए कि अमोनिया से क्रिया करवानी है। अमोनिया का सूत्र है NH3, लेकिन लिखना कैसे है? HNH2 ऐसे लिखना है। तो यहां से H2O बाहर हो जाएगा और NH2 डायरेक्ट उसके ऊपर अटैच हो जाएगा, फॉर्मूला C6H5N2 NH2 सॉरी। नेक्स्ट, फिनॉल से क्रिसॉल कैसे बनाओगे? फिनॉल से क्रिसॉल कैसे बनाएंगे? तो फिनॉल का सूत्र क्या है? जब इसके ऊपर OH अटैच होगा फिनॉल,
क्रेसॉल क्या है, अभी मैंने आपको बताया। क्रेसॉल है कि जब बेंजीन में यानी OH अटैच होगा और जनरली यहाँ पर CH3 अटैच करेंगे, ये क्रेसॉल हो गया। ऑर्थो क्रेसॉल होगा, पैरा भी लिख सकते हो वहां पर। तो अभी हमने पढ़ा इसकी क्रिया किससे करवाएंगे, मेथिल क्लोराइड के साथ। उपस्थिति क्या रहेगी, निर्जल AlCl3। निर्जल AlCl3 मतलब जिसमें पानी ना हो, ऐसा AlCl3। तो मैंने आपको बताया था कि जो CH3 वो इस पोजीशन पर भी अटैच हो सकता है और इस पर भी अटैच होगा। H को निकालेगा, HCl से क्रिया करके HCl बना लेगा। तो ये जो बनेगा ये ऑर्थो क्रेसॉल होगा। और पैरा क्रेसॉल भी मैंने आपको बताया था कि जब इसके ऊपर OH अटैच होगा और नीचे CH3, इसको बोलेंगे पैरा क्रेसॉल। तो सिंपल क्रिया। फिर फिनॉल से ट्राइब्रोमोफिनॉल कैसे प्राप्त करोगे, तो ये भी हमने पढ़ा है ऊपर। OH यानी फिनॉल से क्या बनाने को बोल रहा है, ट्राइब्रोमोफिनॉल। यानी फिनॉल से ट्राई मतलब 3 ब्रोमीन। तो कहाँ कहाँ अटैच होंगे, दूसरे नंबर पर अटैच होंगे, चौथे नंबर पर अटैच होगा और छठवें नंबर पर अटैच होगा। H को निकालेगा तो ब्रोमीन कैसे अटैच होगा, जब ब्रोमीन क्रिया करेगा तो ब्रोमीन अटैच होगा। 3 H निकलेंगे, वो H Br से क्रिया करेंगे, 3 HBr, टोटल 6 ब्रोमीन होगा। इसके आगे 3 लगा देंगे, क्रिया बैलेंस हो गई। फिनॉल से ट्राई नाइट्रोफिनॉल या पिक्रिक अम्ल कैसे प्राप्त करेंगे, तो फिनॉल जब बेंजीन के ऊपर OH अटैच होगा और क्या बनाना है, ट्राई नाइट्रोफिनॉल या फिर पिक्रिक अम्ल। तो यहाँ पर ट्राई मतलब 3 और नाइट्रो मतलब NO2। और मैंने बताया इनकी पोजीशन क्या है, यहाँ पर इनकी पोजीशन है, यहीं पर ये अटैच होंगे। तो कैसे NO2 आएगा कहाँ से, नाइट्रिक अम्ल से क्रिया करवानी पड़ेगी। नाइट्रिक अम्ल का सूत्र HNO3, लिखेंगे कैसा, HONO2। तो जो NO2 है वो यहाँ पर अटैच होगा, यहाँ पर और यहाँ पर अटैच होगा। 3 H निकालेगा, वो OH से क्रिया करके क्या बना लेंगे, H2O। तो चूंकि 3 NO2 अटैच हुए इसलिए इसके आगे 3 लगा देंगे, 3H2O बाहर हो जाएगी। फिनॉल से फिनोल्फथलीन कैसे बनाएंगे, अभी मैंने आपको बताया थैलिक एनहाइड्राइड की क्रिया। थैलिक एनहाइड्राइड की क्रिया किससे करवानी है आपको, फिनॉल के 2 अणुओं से करवानी है, तब फिनॉल से फिनोल्फथलीन बनेगा। तो थैलिक एनहाइड्राइड की क्रिया आपको किससे करवानी पड़ेगी, फिनॉल से। तो क्या करना है, नीचे आपको OH अटैच करना है, यहाँ पर OH, यहाँ पर OH और यहाँ के H को आपको डिस्प्ले करना है, तब ये H2O निकलेगा। उपस्थिति क्या रहेगी, उपस्थिति रहेगी सांद्र H2SO4, सांद्र H2SO4। H2O बाहर निकल गया, ध्यान दे। अब बचा क्या है, यहाँ पर जो जो जुड़ा उसको लिख देते हैं। यहाँ पर कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, कार्बन 2 इलेक्ट्रॉन इसके फ्री हो गए और इससे क्या जोड़ देंगे, इससे यहाँ पर हम फिनॉल जोड़ देंगे यानी OH। इससे भी क्या जुड़ जाएगा, यहाँ पर OH फिनॉल। इसका नाम होगा फिनोल्फथलीन, लिखा हुआ है। तो ये हमने पढ़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फिनॉल व एल्कोहल में अंतर लिखिए। फिनॉल व एल्कोहल में अंतर लिखिए। तो इसको हम समझते हैं। यहाँ पर फिनॉल व एल्कोहल में अंतर लिखिए। हमने अभी दोनों को पढ़ते आ रहे हैं, फिनॉल को भी पढ़ रहे हैं और एल्कोहल को भी पढ़ रहे हैं। फिनॉल और एल्कोहल में अंतर। तो पहला पॉइंट जो होगा वो फिनॉल को बताएगा, उसी पॉइंट में नीचे वाला एल्कोहल को। फिनॉल एक रंगहीन क्रिस्टलीय ठोस है, रंगहीन क्रिस्टलीय ठोस है, और एल्कोहल एक रंगहीन तरल द्रव है, पानी जैसा पदार्थ है। दूसरा पॉइंट, इसमें एक विशिष्ट फिनोलिक गंध यानी लाइफबॉय साबुन के समान गंध होती है, और फिनॉल जल में अल्प विलय है, क्योंकि कार्बनिक है, कार्बनिक तो एल्कोहल भी है। अब इसमें मीठी गंध होती है और यह जल में पूर्ण विलय होता है। अब देखो आप, एल्कोहल भी कार्बनिक क्योंकि क्या, फिनॉल भी कार्बनिक क्योंकि क्या, फिनॉल कम घुल रहा है या नहीं घुल रहा है, एल्कोहल पूर्ण विलय। तो जो एल्कोहल है उसके अणुओं के बीच में हाइड्रोजन बंध होता है, जल के अणुओं के बीच में भी हाइड्रोजन बंध होता है। हमारी प्रकृति में जितने भी द्रव हैं वो तभी द्रव है जब उनके अणुओं के बीच में हाइड्रोजन बंध है। एक हाइड्रोजन बंध वाले पदार्थ को दूसरे हाइड्रोजन बंध वाले पदार्थ में मिलाया जाता है तो उनमें आपस में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, हाइड्रोजन बंध बना लेते हैं, इसलिए आसानी से विलय हो जाते। फिर वहां पर यह मैटर नहीं होता
कि H2O में तो कार्बन नहीं है और एल्कोहल में कार्बन है, घुले क्यों? वहां पर हाइड्रोजन बंध का कॉन्सेप्ट लग जाता है। ऐसे क्वेश्चन भी पूछते हैं आगे, जिसको हम पढ़ेंगे। मीठी गंध होती है उसमें, यह जल में पूर्ण विलय होता है और उसमें फेनोलिक गंध होती है। तीसरा पॉइंट, यह एक विषैला पदार्थ है, फिनॉल विषैला पदार्थ है और एल्कोहलिक नशीली प्रकृति का होता है, मादक पदार्थ। इसको पीने से नशा होता है। नशा भी किसको? C2H5OH, एथिल एल्कोहल या एथेनॉल। अगर आप सोचोगे मैथिल एल्कोहल, पहला एल्कोहल मैथिल एल्कोहल, इसको पिएंगे तो व्यक्ति पागल हो सकता है, अंधा हो सकता है। सैनिटाइजर वगैरह बनाने में, पेंट और वार्निश बनाने में यूज होता है। इसका भी यूज होता है, बट इसका उपयोग शराब बनाने में होता है, तो इसकी हम बात कर रहे हैं। चौथा, यह अम्लीय प्रकृति का होता है। पढ़ेंगे कि फिनॉल अम्लीय प्रकृति का क्या? अम्ल है तो अम्ल क्या करेगा? नीले लिटमस को लाल कर देते हैं अम्ल। तो लिटमस परीक्षण द्वारा भी अम्ल और क्षार को पहचाना जा सकता है। यह उदासीन है, उदासीन का लिटमस पेपर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी फिनॉल अम्लीय है, इसलिए फिनॉल को कार्बोलिक अम्ल के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं अंतर, पांचवा पॉइंट देखते हैं, बाकी तो हमने समझे। FeCl3 विलयन के साथ फिनॉल बैगनी रंग देगा और एल्कोहल कोई क्रिया नहीं करता है। फिनॉल NaOH के साथ सोडियम लवण बनाएगा, जबकि एल्कोहल कोई क्रिया नहीं करता है। फिर फिनॉल ब्रोमीन जल के साथ हल्का पीला अवक्षेप देगा, यानी फिनॉल ब्रोमीन के साथ 2,4,6 ट्राइब्रोमो फिनॉल तो बना रहा है, उसका कलर कैसा होगा? हल्का पीला अवक्षेप, और एल्कोहल कोई क्रिया नहीं देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, एल्कोहल व फिनॉल दोनों में OH समूह होते हैं, यानी एल्कोहल व फिनॉल दोनों में OH समूह होता है, फिर भी फिनॉल अम्लीय है और एल्कोहल उदासीन प्रकृति का होता है। क्यों? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर का, अनलिमिटेड बार एग्जाम में पूछा गया है। अथवा फिनॉल एल्कोहल की तुलना में अधिक अम्लीय होता है, क्यों? तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अनलिमिटेड बार एग्जाम में पूछा गया। तो ऐसे हमने देखा 1 से लेकर 6 बहुत यूनिक क्वेश्चन इस चैप्टर के हमने पढ़े, बार बार एग्जाम में आए, कई बार एग्जाम में आए, और इन्हीं में से ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। क्योंकि आप भी पूरा साल भर का सफर तय करके आ रहे हैं, तो आपको भी पता है कि आपके फर्स्ट टर्म, हाफ ईयरली, प्री बोर्ड टेस्ट में, यूनिट टेस्ट में टीचरों ने कैसे क्वेश्चन दिए, कौन से चैप्टर से। तो कहीं ना कहीं आपको भी अनुभव है कि हमारे सर जो बता रहे वैसे आए। अब लैंग्वेज बहुत मायने रखती है। एक चीज मैं बता दूं, क्योंकि सर ने हमें वैसे ही पढ़ाया, कोचिंग वाले ने भी आपको वैसे ही पढ़ाया, स्कूल में भी वैसे ही पढ़ाया, आपने भी उसको पढ़ा गाइड कुंजियों से या गूगल से या जहां से भी, यूट्यूब से। लेकिन केमिस्ट्री में लैंग्वेज मायने रखती है। लैंग्वेज सिंपल होनी चाहिए, वर्ड टू वर्ड होनी चाहिए, एक बार पढ़कर समझ में आनी चाहिए, वो लैंग्वेज आपको याद हो जाएगी। तो मेरे जितने भी कंटेंट हैं, चाहे वो इंग्लिश मीडियम के हो या हिंदी मीडियम के हो, बहुत सिंपल लैंग्वेज में मैंने वीडियो बनाए हैं, इसलिए आप एक बार पढ़ेंगे, उसको देखेंगे तो वन टाइम में आपको याद हो जाएगा। तो ये जो वीडियो अभी हमने बनाया है, ये 1 से लेके 6 क्वेश्चन है, बाकी 7वें क्वेश्चन से इसके नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे। बार बार वीडियो आप देखते रहिए, एक बार में समझ में आ जाएगा। सारे जो चैप्टर है उनके 1 बाय 1 देखिए, MCQ, न्यूमेरिकल्स और क्वेश्चन आंसर। और कहीं ना कहीं चूंकि हमारे पास समय कम है, लेकिन ऐसा नहीं है, चूंकि कोई भी वीडियो सपोज करो 1 घंटे का, 1.25 घंटे का, 6-7 महीने बच्चा पूरा कोचिंग पढ़ रहा है साल भर 10 चैप्टरों को, तो यहाँ 1 घंटे आपको देखना है, यानी तैयारी के लिए आपके पास 10 से 12 घंटे अगर आपने बंद कर उसको देखा, तो 10 से 12 घंटे में आपकी पूरी केमिस्ट्री तैयार हो जाएगी। तो एक दिन काफी है पढ़ने के लिए, फिर तो अभी हमारे पास काफी समय भी पड़ा हुआ है, गिनती के 2-4-10 दिन है। तो लगातार वीडियो आप देखते रहिए, अच्छे कमेंट्स करिए, और वीडियो पसंद आता है तो इसको शेयर जरूर करिए अपने दोस्तों के पास, उनको भी मौका मिलना चाहिए। बहुत सारे बच्चों को चैनल मिलता नहीं है, अच्छे चैनल नहीं मिलते हैं, तो कुछ भी देखते रहते हैं। तो अगर आपको पता चल गया तो अपने दोस्तों को शेयर करें, हिंदी मीडियम वाले बच्चों को, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। क्योंकि अभी मैं एक फाइनल पेपर पर बेस्ड एक पेपर डालने वाला हूं, और जिस दिन आपका पेपर होगा उस दिन मैं आपकी कुछ समय के लिए लाइव क्लासें भी लूंगा। तो आपके कोई डाउट्स वगैरह होंगे तो वो भी आप डायरेक्ट मेरे से पूछ सकते हैं। और अच्छा आराम से सोइए, अच्छा खाइए और बढ़िया आराम से मेहनत करिए और अच्छा रिजल्ट दीजिए।
स्कूल का, टीचर का और अपनी कोचिंग का नाम रोशन करिए। अगले वीडियो के साथ हम मिलेंगे इसके दूसरे पार्ट के साथ। आज के लिए इतना ही है, धन्यवाद।